And this is my pleasure to welcome our expert, Dr. Himanshu Das, Director, National Institute for Persons with Visual Disability, and former Director of National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities and National Institute for Empowerment of Persons with Intellectual Disabilities. Welcome you, Dada. Welcome you, sir, in मशवरा. And always pleasure कि आप यहाँ पर आते हैं और फिर कुछ नई बातें हमें बता के जाते हैं. So this is हम लोग हमेशा आपसे प्रेरित होते हैं. सो आपका स्वागत है, पुनः आपका स्वागत है मनोविकास परिवार में और मशवरा में. एंड आई कैन see the Dr. Nimeshji Desai will join later on, and we have here JC Gupta sir. So we welcome you and we'll request you to chair the session also. So Dr. JC Gupta sir, we welcome you, and we have sign language interpretation by Miss Rakhi Ramola. मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मशवरा लाइव में शामिल होने के लिए. आपका आभार व्यक्त करता हूं, पुनः स्वागत करता हूं हमारे एपिसोड में हमारे वक्ता, विशेष वक्ता डॉक्टर हिमांशु दास जी का और डॉक्टर देसाई सर का, जेसी गुप्ता सर का, सभी का, आप सभी का. सो आई डायरेक्टली गो टू डॉक्टर हिमांशु दास सर टू स्टार्ट द टुडेज मशवरा. या नमस्कार डॉक्टर आलोक जी, इंदिरा जी, गुप्ता सर. नमस्कार सर. मनोविकास फैमिली को बहुत बधाई हो. चलते चलते आप लोगों ने 47th एपिसोड में आ गए. दिस इटसेल्फ शोज द कमिटमेंट ऑन पार्ट ऑफ मनोविकास फैमिली. आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई हो. आज का टॉपिक में थोड़ा सा अलग प्रकार का एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था. जितने भी कोर्सेस हैं, कोर्सेस के नाम बताना या कोर्सेस के लेवल्स बताना ये मेरा उद्देश्य नहीं है. सभी दर्शक, काफ़ी दर्शक तो होंगे जो डिसेबिलिटी फील्ड से जुड़े हुए होंगे, तो यू मस्ट बी वेरी वेल अवेयर ऑफ द कोर्सेस विद इन RCI and related to the paramedic sciences or medical sciences which are serving the disability sector. I would like to focus on those aspects which I have reviewed in last 10 years in India and abroad, in government and non-government sectors, clinical and private sectors, some of the set of skills, some of the emerging needs of the sector, which I think is the perspective for the new millennium. तो क्या-क्या ऐसे मुद्दे हैं, क्या-क्या ऐसा चीजें हैं जो हमें डिमांड में है, जरूरत है आपकी कैरियर को सक्सेसफुल बनाने के लिए, रिहेबिलिटेशन फील्ड में आगे जाने के लिए क्या-क्या एरियाज में हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा, और व्हाट आर द पैरामीटर्स, किन एरिया में डिमांड ज्यादा है या आप लोगों को फोकस करने से हम आगे जा पाएंगे एज ए कंट्री, एज ए ऑर्गेनाइजेशन एंड एज ए इंडिविजुअल. तो सबसे पहला मैंने करीब 20-25 छोटे इश्यूज लिए हैं आज की डिस्कशन के लिए. पहला इशू जो है वह क्रॉस डिसेबिलिटी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जाने या अनजाने में, चाहते हुए भी या अनजाने में भी, ना चाहते हुए भी, हम सभी लोग मजबूर हो रहे हैं मल्टी डिसेबिलिटी में काम करने के लिए. इट इज फॉर श्योर. बट मल्टी डिसेबिलिटी में काम करना और अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस डिसेबिलिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स. तो कैसे हम लोग क्रॉस डिसेबिलिटी एक्सपर्ट बनेंगे, कि कैसे अलग अलग हम जो भी करेंगे असेसमेंट में, किस प्रकार के अलग अलग विकलांगता की हम असेसमेंट कर पाए, अलग अलग नेचुरल नीड्स को हम लोग पकड़ पाए, कैसे इंटरवेंशन में अलग अलग डिसेबिलिटी को हम दे सके. दिस इज द नीड ऑफ द आवर. द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से दैट वी नीड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस डिसेबिलिटी. बिकॉज SSM में काम करें, आप पब्लिक स्कूल में काम करें, आप क्लिनिक में काम करें, आपकी डिग्री या डिप्लोमा बहुत दिन तक लोग देखते नहीं रहते हैं. इवेंचुअली आप कितने ज़्यादा, कितना सेगमेंट ऑफ डिसेबिलिटी, कितना वेराइटी ऑफ नीड, कितना डाइवर्स नीड को आप कैटर कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस होते हैं. Those people who are able to cater to diverse needs are on much more demand. The second element is the element of super speciality. बहुत दुखद बात है कि जो हमारी देश में इन सर्विस ट्रेनिंग की प्रोविजन थी आज से 10-15 साल पहले, the people could do B.Ed in distance mode, M.Ed in distance mode, PG diploma in distance mode, postgraduate certificate programs in multi-disability in through different distance mode programs. वो अभी हमारे पास नहीं है. उसके बावजूद भी वो कब आएगा, that is a different thing, but it is high time that we start super specializing ourselves, because this is also another area in demand. super specialist की भी आवश्यकता है. तो आप देखेंगे मास्टर्स लेवल में इंटेक
कम होते जा रही है देश में, PhD लेवल में और कम होते जा रही है। MPhil तो अभी फिलहाल नहीं है, बट डेफिनेटली इंटेक कम होते जा रही है डिफरेंट प्रोग्राम्स में। तो इट इज हाई टाइम दैट वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन सुपर स्पेशलिटी एज वेल। थर्ड जो एलिमेंट जो जगह जगह पे इंडिया एंड अब्रॉड में दिखे जा रही है, इट इज काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रेटेजीज। उसके अंदर पहला आता जो है वो है इमर्जिंग स्ट्रेटेजीज। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द मेट्रोज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखेंगे विदेशों में कोई एक नया स्ट्रेटेजी शुरू होता है, उस स्ट्रेटेजी को लेके एक नया नेटवर्क ऑफ बिजनेस शुरू हो जाता है। तो हाउ डू वी एज इंडियंस ऑल्सो गेट इनटू दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक बिजनेस? तो इमर्जिंग स्ट्रेटेजीज जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ेंगे, थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग दिव्यांगता के लिए, अलग अलग डिसेबिलिटी के लिए, अलग अलग स्पेशल नीड के लिए लॉट ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रेटेजीज आर इमर्जिंग। वो 20-30-40 साल बाद जाके इंडिया में वी स्टार्ट प्रमोटिंग दो स्ट्रेटेजीज। फॉर व्हेन यू टॉक ऑफ वर्ड लाइक ABA और AVT और AAC, ये सब टाइप की जब आप कोर्सेज की बात करते हैं, ये सब इनपुट्स की जब आप बात करते हैं, जब विदेशों में चल रहा है कोई कोर्स 20 साल बाद, 30 साल बाद दे स्टार्ट गेटिंग पॉपुलराइजिंग इन इंडिया। तो वो ना हो तो हम लोग पुनः इसके ऊपर फोकस करें और स्पेशलाइज स्ट्रेटेजी के ऊपर जो लोग कैरियर बनाना चाहते हैं वो लोग उसको लेके आगे बढ़े इमर्जिंग स्पेशलाइज स्ट्रेटेजीज के ऊपर। वेरी गुड एरिया टू वर्क विथ। Second is there is a new emerging trend, and that trend is in reference to specialized strategy, but in reference to traditional and indigenous strategies. आपकी देखेंगे आप, अगर आप देखेंगे योगा, नेचुरोपैथी एंड आयुष, ये तीनों चीजों को आप अगर मिला देंगे, इट हैज ऑक्युपाइड द ग्लोबल मार्केट थॉरली। पूरे ग्लोबल मार्केट में आज की डेट में योगा, आयुष एंड नेचुरोपैथी फैल चुका है। That's the same concept I want to implement for persons with special need as well. तो डिसेबिलिटी सेक्टर में भी अगर थेरेपेटिक साइंसेस की बात करेंगे या स्पेशल एजुकेशन की बात करेंगे, जो भी सर्विसेज की आप बात करेंगे, देयर आर लॉट ऑफ साइकोलॉजी और व्हाटएवर, देयर आर ट्रेडिशनल रूट्स, इंडिजिनियस सर्विसेज, उसको प्रमोट करके भी कैरियर बनाया जा सकता है। आई वाज इन द साउथ, आई हैव सीन मेनी पीपल मेकिंग ए वेरी गुड कैरियर इन टर्म्स ऑफ प्रमोटिंग योगा थेरेपी, इन टर्म्स ऑफ प्रमोटिंग traditional theater therapy, in terms of promoting traditional naturopathy, traditional Ayush practices, including homeopathy. In fact, I had started Asia's first research center for homeopathic research in disability at NIPMED, Chennai, funded by the central government. There is a lot of scope in terms of the traditional systems as well. Next comes, अभी और लोग जी बात कर रहे थे, that is the creativity based. When I went to Australia, और वहाँ जाके मैंने इंक्वायरी किया, यहाँ का सबसे पॉपुलर स्पेशल स्कूल, पॉपुलर सेटअप थेरेपेटिक सेंटर कौन सा है। बहुत आफ्टर लॉट ऑफ सर्वे दे टुक मी टू ए सेंटर व्हिच वाज एक्चुअली ए, हमारे लैंग्वेज में अगर हम बात करें, दैट वाज एक्चुअली ए स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर थेरेपी सर्विसेज, नॉट टू डायरेक्ट थेरेपी मोड। फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ये सब डायरेक्टली ना देते हुए दे ऑप्टेड फॉर vocal music, instrumental music, painting, different kind of art form, theater, dance, drama, music, etc. So this is also another very creativity based therapeutic modality जो career prospects में आगे successful हो रहा है, देश में भी और देश के बाहर भी. Next comes the understanding of the transdisciplinary approach. Very important. I have got 2-3 very successful clinic जिसको हमने एक एक्सपेरिमेंटेशन के रूप में we started implementing this transdisciplinary approach और बहुत सक्सेसफुली हमें रिजल्ट मिला. उसके अंदर ये हमारा कॉन्सेप्ट था कि इंडिया इज ए पुअर कंट्री, नंबर 1, हर जगह हमें मल्टी स्पेशलिटी थेरेपिस्ट हमें नहीं मिलेंगे. तो ऐसे हालत में बच्चे के पास समय भी कम है कि बच्चा 4-4, 5-5 अलग अलग स्पेशलिस्ट के पास जा सके. तो कैसे होगा ऐसे? हम पैसा भी नहीं है, 5-6 स्पेशलिस्ट भी नहीं है, और स्पेशलिस्ट है भी तो उन 5 जगह में जाने की समय नहीं है. ऐसे हालत में जो ट्रांसडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट WHO ने दिया था, यूनाइटेड नेशंस में भी इसके ऊपर चर्चा हुआ था, नेशनल इंस्टीट्यूट्स के भी मैंडेट इसके ऊपर दिए गए थे, जिसके अंदर ये था कि अलग अलग स्पेशलिस्ट विल बी लाइक कंसल्टेटिव पीपल. वो कंसल्ट करेंगे केस को, बट केस का एक प्राइमरी सर्विस प्रोवाइडर होगा कोई एक इंसान. वो एक इंसान जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, जितने भी सब्जेक्ट्स की वो मिश्रण करके उन लोगों की मदद से इंसान को सर्विस दे पाएंगे, बच्चे को सर्विस दे पाएंगे. इस मॉडल को कहा गया था ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच, और उसको कई जगह हमने सक्सेसफुली करके देखा है, बहुत सक्सेसफुल हुआ है.
or some of the people who choose this transdisciplinary approach in their clinical services as a career option बहुत सक्सेसफुली काम कर रहे हैं आज की डेट में। नेक्स्ट जो इमर्जिंग लास्ट 5 years में हमने फिर एक नया मूवमेंट देखा है एवरीवेयर इन द कैरियर ट्रांजिशन, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। बेसिकली 3 चीजें हैं, मल्टीपल मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉन्सेप्ट, मल्टीपल मोड्स ऑफ engagement of the children or the child and multiple modes of expression। बस 3 चीजों को लेके कई जगह हमने देखा है एजुकेशनल सेटअप में, थेरेपेटिक सेटअप में, क्लिनिकल सेटअप में लोगों ने प्रैक्टिसेस किया। कोई भी एक चीजें सिखाने के लिए, कोई भी एक स्किल को आगे बढ़ाने के लिए मल्टीपल तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया, अलग अलग तरीके से बच्चे को एंगेज किया गया एक्टिविटीज में, और अलग अलग तरीके से बच्चे को मौका दिया गया कि बच्चा एक्सप्रेस करे क्या उसने सीखा है, क्या जाना है, क्या महसूस किया है। दिस another mode of clinical practices which has emerged very recently and had been globally by far a very successful practice in all kind of setup, whether it is a segregated setup, a inclusive setup, a clinical setup or a integrated setup। नेक्स्ट जो कुछ नया अभी क्लिनिकल सर्विसेज में देखने के लिए मिला है इन द करियर पर्सपेक्टिव, दैट इज मिक्सिंग ऑफ दिस ट्रांसडिसिप्लिनरी एंड द यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग कॉन्सेप्ट। ट्रांसडिसिप्लिनरी भी है, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग भी है, बिकॉज यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग कॉन्सेप्ट जो है वो स्पेशल एजुकेशन या इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट था। नाउ इस कॉन्सेप्ट में जब हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, उनकी एक्टिविटीज को लेके, उनके प्रोग्राम्स और उनके गोल्स को लेके हम लोग ट्रांसडिसिप्लिनरी में मार्च करेंगे, देन इट विल बी कॉल्ड एज ए कन्वर्जेंस ऑफ द ट्रांसडिसिप्लिनरी एंड द यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग प्रोग्राम। नेक्स्ट जो बहुत ही एक और सक्सेसफुल अप्रोच जगह के दिखने के लिए मिला है इन मेनी ऑफ द सिटीज, इट हैज कम अप, स्मॉल टाउन्स में भी वी हैव सीन दैट दिस हैज स्टार्टेड, इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्किल स्पेसिफिक एक्सपर्टीज। पर्टिकुलर छोटे स्किल्स को लेके, छोटे एरिया को लेके हमारे प्रोफेशनल्स एक्सपर्ट होना शुरू कर दिए हैं, और इट इज गिविंग देम ए गुड करियर इन टर्म्स ऑफ सेल्फ प्रैक्टिस और इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिसिंग फॉर समबडी एल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी केम अक्रॉस पीपल दोज हु आर एक्सपर्टीज इन एज, से आई एम एक्सपर्टीजिंग इन अर्ली चाइल्डहुड intervention or early childhood special education. Somebody might be expertising in adolescent based intervention. Somebody might be expertising in say old age based intervention. इस तरीके से अलग अलग एज बेस्ड इंटरवेंशन के ऊपर स्पेशलाइज कर रहे हैं कुछ लोग फर्दर डोमेन बेस्ड, कुछ पर्टिकुलर डोमेन, जैसे मान लीजिए लैंग्वेज डेवलपमेंट इज ए डोमेन, मोटर डेवलपमेंट इज ए डोमेन, बिहेवियर चैलेंजिंग बिहेवियर मैनेजमेंट इज ए डोमेन। तो अलग अलग डोमेन के ऊपर एक्सपर्टीज करके भी काफी सक्सेसफुल कैरियर मूवमेंट चल रही है। In many places, I have found people to be working on this very specific domain. Recently, I came across a individual who was actually working on only attention, focus, attention, perception area में काम कर रहे थे. In the south, I came across people those who were actually working on only visual acuity development, vision stimulations. Some people were exclusively working on say praxis development, motor function development. So domain is a very important area. तो उसको लेके भी हम लोग चाहे तो न्यू ईरा में we can start specializing in. Next जो नया last 5 years में एक और चीज़ आई है वो आई है vocation और skill specific expertise. बहुत मुश्किल हो रही है आज की डेट में हमें, हम लोग जो सेक्टर स्किल, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से जो सेक्टर स्किल्स हैं, मान लीजिए हम लेते हैं बेकरी लेते हैं, तो बेकरी के बहुत बड़े एक्सपर्ट हमारे पास उपलब्ध हैं, हमारे पास मान लीजिए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बहुत एक्सपर्ट उपलब्ध है, लेकिन हम दोनों के मिश्रण बना के जब हम बात करते हैं, डू वी हैव एक्सपर्ट who knows bakery and knows how to train children with intellectual disability, autism, cerebral palsy or multiple disability in the concept of say bakery or in the skill of baking. तो ऐसा सर्वे में हमें मिला है कि हमारे फील्ड में एक्सपर्टीज बहुत कम है। तो दिस इज अनदर एरिया, स्किल स्पेसिफिक एरिया, वेदर इट इज ICT or any skill, any vocational training, any skill area that you can talk about, that is one other area our people can start specializing in. It is very rarely to be found expert. If I talk that I want an expert who specialize in say computer training for children with special need, बहुत मुश्किल हो जाता है. If I ask for an expert, I want an expert in say teaching gardening, horticulture related skill for children with special needs, you will not get.
not to talk about RCI courses or anything, I am talking about the need of the field. फील्ड के जरूरत के हिसाब से हमें इस टाइप का स्किल प्रोडक्शन लोग चाहिए. हम लोग को अगर बात करें आज की डेट में, दैट आई हैव गॉट अ गर्ल, आई वांट हर टू बी ट्रेन्ड इन डोमेस्टिक स्किल्स, तो हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट नहीं है जो डोमेस्टिक स्किल में हमारे स्पेशल नीड बच्चों को ट्रेनिंग करे. तो स्किल एंड वोकेशन स्पेशलाइज्ड लोगों के साथ जरूरत है. एंड फर्दर काफी जगह में दिस इज बिकमिंग ए वेरी बिग चैलेंज दैट इंडिपेंडेंट लिविंग के ट्रेनिंग के लिए हमारे पास स्पेशलिस्ट नहीं है. स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में थोड़ा बहुत ब्रशिंग, थोड़ा बहुत बटनिंग, थोड़ा बहुत शूलेस डालना सिखा देने से इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल इज नॉट कंप्लीट. तो इन टोटलिटी इफ आई डिमांड टुडे कि मुझे बच्चे को फुल्ली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए इन टर्म्स ऑफ ईटिंग, ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, कम्युनिटी ओरिएंटेशन, घर संभालने में इंडिपेंडेंट बनाना है, एंड आई वांट समबडी टू हेल्प मी आउट, it is very difficult to get expert. So independent living is also emergent area in terms of planning your career move. People will come to you definitely if you are an expert in independent living. Next, जो public school के साथ जो हम लोग काम कर रहे हैं कई सालों से, I have been in the interview board of many public schools. First thing that they actually are coming forward is with the demand of competency in ICT and special need. Information communication technology, digital learning versus special need. आज अगर एक सवाल पूछा जाए, आपके यहाँ इतने सारे स्पेशल एजुकेटर्स आई कैन सी ऑन द स्क्रीन, उनसे अगर पूछा जाए आईसीटी के कितने सॉफ्टवेयर्स हैं स्पेशल नीड के लिए, बताया जाए. आईडी के लिए कितना है मुझे बताया जाए, ऑटिज्म का बताया जाए, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का मुझे सॉफ्टवेयर बता दीजिए, या सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट कुछ अगर ऐसा है, क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर है वो बता दीजिए. पीपल वुड नॉट बी एबल टू सी. तो सॉफ्टवेयर बेस्ड असेसमेंट, सॉफ्टवेयर बेस्ड इवैल्यूएशन, आईसीटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसके लिए हमारे एक्सपर्ट्स की काफी हद तक कमी है. कोविड ने भी हमें सिखाया कि डिजिटल लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बने जा रहे हैं. तो आवर कॉम्पिटेंसी इन आईसीटी, सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर एंड डिजिटल बेस्ड टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एरिया. उसके ऊपर हम लोग ध्यान दे सकते हैं. नेक्स्ट, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च दिस एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, लास्ट 3-4 ईयर्स में बहुत काम हुआ है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन में. जब उसके ऊपर हम लोगों ने सर्वे किया, आर देयर वी हैव प्रोफेशनल्स जो हमें एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन की कॉन्सेप्ट को पब्लिक को समझाने में या इम्प्लीमेंट करने में दे कैन हेल्प. एक्सेसिबिलिटी नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड हैविंग एक्सेसिबल रैम्प और ए टॉयलेट. फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए टेबल चेयर से लेके टॉयलेट से लेके ह्यूज लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड लर्निंग इज नेसेसरी. Similarly, when you talk of visual disability, उनके लिए accessibility का concept अलग हो जाएगा. Hearing disability के लिए concept अलग हो जाएगा. It is not only the sign language, सिर्फ sign language की बात नहीं है. There are a lot of other internal things. तो सारे disability को अगर मिला लेते हैं, accessibility has emerged as a very big learning area, और इसके अंदर loopholes बहुत है, gaps बहुत है. इसके अंदर एक्सप्लोर करने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए और कैरियर मूवमेंट को लेने के लिए बहुत कम एक्सेसिबिलिटी इंस्पेक्टर्स हमारे पास है. बहुत कम लोग हैं एक्सपर्टीज इन एक्सेसिबिलिटी असेसमेंट, और जो है भी दे आर स्पेशलाइज्ड इन पर्टिकुलर वन डिसेबिलिटी. ईआई का कोई एक्सेसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट जानना है तो वो एनआईवीएच निम्फेड से जुड़ जाएंगे, या फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए देयर आर फ्यू एनजीओज या फ्यू एक्सपर्ट्स उनके साथ जोड़ेंगे. बट वी डू नॉट हैव सच पीपल एज सच जिन्होंने सारे डिसेबिलिटी का एक्सेसिबिलिटी के ऊपर एक्सरसाइज किया हुआ है. रिसेंटली इसको और दोबारा हमें रियलाइज हुआ जब एचआरडी मिनिस्ट्री, नया शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक्सेसिबल करिकुलम की बात किया, एंड दे वांटेड टू हैव एक्सेसिबल करिकुलम फॉर नर्सरी टू क्लास 12. तब हम लोगों ने इकट्ठा करना शुरू किया, और जब ग्रुप में बैठ के पीपल स्टार्टेड मीटिंग, देन वी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि हमारी एक्चुअली एक्सपर्टीज की कितनी कमी है. किसी को विजुअल का थोड़ा सा पता है तो ब्लाइंड का पता है, तो लो विजन का ठीक से पता नहीं है. ब्लाइंड और लो विजन दोनों का पता है तो उसको डेफ ब्लाइंड का पता नहीं है. तीनों का पता है तो साइन लैंग्वेज का पता नहीं है. साइन लैंग्वेज का पता है तो उसको एचआई के और बाकी एक्सेसिबिलिटी चीजों के बारे में पता नहीं है. तो दिस इज ए वेरी वेरी इमर्जिंग एरिया, जो चाहे तो हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट, आलोक साहब को पता होगा इसके बारे में. He is one of the pioneer in the field. मैं कई बार सोचता हूँ कि आलोक साहब को अलग प्लेटफॉर्म में एक्चुअली अलग एक कैरियर का भी बनाना चाहिए, एंड दैट वुड बी द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. इतने सारे एनजीओज, इतने सारे क्लिनिक, इतने सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन देश के कोने कोने में से चला आ रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो कॉम्पिटेंसी है वो बहुत लैकिंग है.
रिक्रूटमेंट हो रहे हैं मैनेजर्स की, प्रिंसिपल्स की, नौकरी तो सब जगह मिल रही है, बट विदाउट द कॉम्पिटेंसी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एज ए रिजल्ट हमारी एनजीओज या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिस पेस में आगे जाना चाहिए, जिस पेस में ग्रोथ होना चाहिए, जितना उनका आउटकम इंडिकेटर्स होते हैं उसको मीट करना चाहिए, वो हम नहीं कर पाते बिकॉज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंसी हमें नहीं मिली है। एक कोर्स बहुत पुराने समय में एक बहुत अच्छा कोर्स भी आया था, मास्टर्स इन डिसेबिलिटी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसके द्वारा इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टॉपिक को आगे ले जाने की कोशिश की थी, बट अनफॉर्चुनेटली टेकर्स नहीं रहे, वट एवर इज द रीजन, बिकॉज हमारे देश में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पीपल ओनली वांट गवर्नमेंट जॉब्स, maybe because of that reason that course couldn't run, but definitely ये एक emerging area है and people can start learning and taking on this particular area of project management. Similar to project management is a area at a higher level is a area of NGO management. तो बहुत है, आज की डेट में भी 90% of the services for persons with disabilities are across the whole world are, I think, by and large influenced or directly run or supported by the NGO movement. So NGO management has emerged as a very big area. Unfortunately, doing a disability rehabilitation course doesn't actually make you an NGO management expert. तो ये एक एरिया है जिसके अंदर सेल्फ स्टडी करें आप, जैसे भी वट एवर वे इफ यू वांट टू इमर्ज, यू कैन इमर्ज एज ए स्पेशलिस्ट इन द एनजीओ मैनेजमेंट एरिया। देन नेक्स्ट लास्ट 5-6 years में जब से मिनिस्ट्री हैज बिकम स्लाइटली मोर प्रोएक्टिव इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन सिस्टम एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉरेन से जितनी कंपनी इंडिया में काम करते हैं, इंडिया के जितने कंपनीज हैं, सबके लिए गवर्नमेंट इज हेवीली अपॉन देम ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कई भी कंपनी शुरू करने के लिए भी उनको साबित करना पड़ता है दैट दे हैव ए ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर इंटरेस्टेड इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारे पैसा इस एरिया में है कॉर्पोरेट्स में, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कम सीमित लोग हैं जो इस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत फंड राइजिंग में काम कर पा रहे हैं। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंड राइजिंग के ऊपर इट्स ए वेरी वेरी फैंटास्टिक एरिया। आई गॉट इन टच विद ए लेडी हु वाज हरसेल्फ लो विजन इन चेन्नई। उनको हम लोगों ने करीब करीब 2 months वी ट्रेन हर ऑन CSR एंड फंड राइजिंग, एंड आई कैनॉट गिव यू द अमाउंट, but I can tell you she earned us crores of rupees through CSR activities. I still know there are a lot of multinational NGOs, lot of international NGOs जो स्पेशली लोगों को प्रमोट करते हैं, those who are good in corporate social responsibility and fundraising, और बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है starting from UN to USAID, UNAID, WHO। कितने सारे प्रोजेक्ट होते हैं जो ये CSR के तहत, फंड राइजिंग के तहत, कन्वर्जेंस एंड कोलैबोरेट प्रोजेक्ट के तहत लिया जा सकता है। नेक्स्ट नया आजकल शुरू हो गया, छोटे छोटे टाउन्स में भी मैंने देखा है और शहरों में तो वेरी पॉपुलर है, दैट इज क्लिनिक शुरू हो तो हो गई है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रोफेशनल्स की कॉम्पिटेंसी ऑन क्लिनिक मैनेजमेंट इज नॉट देयर। आई स्टिल रिमेंबर, आज से कई साल पहले की बात है, अबाउट मे बी 15 years बैक, बरेली में आई वाज देयर फॉर अबाउट 3-4 months। मैं बरेली में था, वहाँ एक मुझे लड़का मिला जो एमएड इन हियरिंग इम्पेयरमेंट था, जिनके साथ हम लोगों ने 3 महीना काम किया एंड वी स्टार्टेड एनकरेजिंग हिम ऑन क्लिनिक मैनेजमेंट। और इतना बढ़िया एक्सपर्टीज हासिल किया उन्होंने कि आज की डेट में उनके क्लिनिक में देयर इज ऑलवेज डेली के 100 लोग उनके क्लिनिक में सर्विसेज लेते हैं। हियरिंग एड सेल काउंटर में अलग से बहुत सारा हियरिंग एड भी सेल होता है, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, उनके क्लिनिक बहुत ज़्यादा भरे हुए रहते हैं। ही कुड रियली बेनिफिट फ्रॉम दिस ट्रेनिंग ऑफ क्लिनिक मैनेजमेंट। तो आप इंटर्नशिप के जरिए हो, किताब पढ़ के हो, खुद एक्सपर्टीज लेके हो, दिस इज वन एरिया यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। द नेक्स्ट एक छोटा सा एरिया है जो अनएक्सप्लोर्ड है, जिसके अंदर 2-4 लोगों ने ही काम किया है एंड इट हैड इमर्ज्ड एज ए वेरी वेरी सक्सेसफुल एरिया, दैट इज एडवोकेसी एंड लीगल सर्विसेज फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो कहने के लिए हमारे लिए स्टेट लेवल में कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटीज है, सेंट्रल लेवल में चीफ कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटीज है। हैविंग सेड दैट, लीगल सर्विसेज फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक बहुत ही इमर्जिंग एरिया है। इसके अंदर प्रोफेशनल्स की सर्विसेज भी वो लोग लेते हैं। दिल्ली में आई हैव गॉट सम लॉयर्स जो लोग लीगल सर्विसेज फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, और प्रोफेशनल्स जो इस फील्ड में काम करते हैं, उनका जो भी नौकरी में जो भी प्रॉब्लम्स आता है, उनका भी
उनका भी लीगल सर्विसेज, उनको कहीं जॉब की प्रॉब्लम्स आ रही है, कहीं रिक्रूटमेंट वैकेंसीज की प्रॉब्लम आ रही है, उसके ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। वेरी वेरी इमर्जिंग एंड वेरी वेरी सक्सेसफुल एरिया। इसके लिए भी मैं आप लोगों को इन्वाइट कर सकता हूँ कि एडवोकेसी एंड लीगल साइड में भी आप लोग काम कर सकते हैं। अब्रॉड में भी ये दोनों एरिया बहुत ही सक्सेसफुल एरिया है। नेक्स्ट एक और छोटा सा एरिया है जिसके ऊपर अभी बहुत ही इमर्जिंग हुआ है लास्ट 2-3 ईयर्स में, दैट इज पब्लिक रिलेशन एंड मीडिया मैनेजमेंट एरिया फॉर एनजीओज एंड इन द डिसेबिलिटी सेक्टर। आप हमारे मंत्रालय को देखेंगे, DPWD को देखें या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को देखें, स्टेट लेवल में उनकी डिपार्टमेंट्स को देखें, या कोई भी बड़ा एनजीओ को देखें, दे हैव टेकन अप दिस रोल वेरी वेरी सीरियसली। बिकॉज पहले मीडिया का रोल बहुत लिमिटेड था। आज की डेट में विद सोशल मीडिया एंड all other print and audio visual media becoming very active and proactive so as to say for persons with disabilities, so public relation and media management has emerged as a very beautiful area जो लोग इसके ऊपर competency gain करना चाहे। The next एक छोटा सा एरिया है जिसके अंदर I found few professionals working very well, that is the area of convergence and collaboration। IIT से लेके NIT से लेके Department of Science and Technology, universities, NGOs, colleges, multi-speciality NGOs और अलग अलग स्टेट एंड सेंट्रल लेवल अलग अलग सभी संस्था डिसेबिलिटी सेक्टर में काम करना चाह रहे हैं, बट उनके बीच में आपसी लिंकेजेस बन नहीं पा रहे हैं। तो ये एक बहुत इमर्जिंग एरिया है, बहुत बढ़िया एरिया है। जो लोग इसको लेना चाहेंगे, कोलैबोरेशन करना अलग अलग संस्था के साथ और फिर प्रोजेक्ट करना। इवन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी करोड़्स ऑफ रुपीस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए देती है, और उनका बहुत सारा प्रोजेक्ट IIT चेन्नई का फंसा हुआ था। जब मैंने इंक्वायरी किया क्यों फंसा हुआ है, तो DST वालों ने मुझे एक ही लाइन का जवाब दिया कि IIT चेन्नई डजंट एक्सपर्टाइज इन डिसेबिलिटी, दे एक्सपर्टाइज इन टेक्नोलॉजी। उन्होंने डिसेबिलिटी संस्था के साथ कन्वर्ज नहीं किया, इसलिए हम लोगों ने उनका प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं किया। नेक्स्ट ईयर जब निपमेड ने और 2-4 NGO ने हम लोगों ने IIT के साथ कोलैबोरेट किया, इंस्टेंटली दे स्टार्टेड गेटिंग ऑल दोस रिसर्च फंड्स। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, बट कन्वर्जेंस एंड कोलैबोरेशन में बहुत ज़्यादा स्कोप है। कई सारा NGOs है, आप देखेंगे आज की डेट में थ्रू कन्वर्जेंस विद मल्टीनेशनल कंपनीज थाउजेंड्स ऑफ स्पेशल नीड लोगों को नौकरी दे रहे हैं। इट इज बिकॉज ऑफ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंस एंड कोलैबोरेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग ये एक अनदर मुद्दा है, गवर्नमेंट में हो नॉन गवर्नमेंट में हो। जब हमें एक सीनियर मैनेजर लेवल में कोई स्टाफ चाहिए, I can tell you it is very very rare to get। चाहे हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर्स की वैकेंसी हो, चाहे कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स में हमें मैनेजर हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन में मैनेजर चाहिए, हमें डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर में मैनेजर चाहिए, NGOs वर्किंग एट ग्रासरूट लेवल टू इंटरनेशनल लेवल, सब जगह हमें मैनेजर चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास क्वालिफाइड लोग तो बहुत है, मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पास लोग नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑलटुगेदर ए डिफरेंट सब्जेक्ट, जिसके लिए फॉर्मली कोर्स तो RCI का नहीं है। बट आई अपील टू ऑल ऑफ यू, इज ए वेरी वेरी इमर्जिंग एरिया। सारे NGOs को, सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस को, सब जगह एडमिनिस्ट्रेटर की बहुत बड़ी डिमांड है। दिस इमर्जिंग एरिया नीडेड टू बी टेकन बेनिफिट ऑफ। बहुत सारे NGO और इंटरनेशनल बॉडीज और लेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट, हमारा अपना डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, द हेल्थ डिपार्टमेंट, कई सारा डिपार्टमेंट वेरी लेटली हैज स्टार्टेड फोकसिंग ऑन CBR, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। चल तो रहा था पिछले 50 साल में, फोकस काफी डाइल्यूटेड था। नाउ द फोकस हैज बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अंडर द हेड ऑफ कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये नई सिरे से एक मुहिम देश में शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा पिकअप करने वाली है, कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो WHO के थ्रू, यूनाइटेड नेशंस के थ्रू, अलग अलग कंट्रीज के थ्रू, आई नो जापान का जाइका जो एक प्रोग्राम है, वो लोग इसको बहुत हेविली इंडिया में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, UN इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, WHO इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारा अपना सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मंत्रालय इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, बट वी डू नॉट हैव एक्सपर्टीज। कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट अनदर एरिया, इमर्जिंग एरिया है, उसके ऊपर आप लोग एक्सपर्टीज लेना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एक बड़ा सा डिमांड आ रही है चारों तरफ से, वो डिमांड आ रही है एक्सपर्टीज इन 24/7 children management, whether it is visual impairment or autism or cerebral palsy or multiple disability, intellectual disability, mental illness or whatever, because of whatever reason, it's not that मैं उसको propagate करता हूँ, because of whatever reason
The need for crash services, need for respite care services, need for halfway home, need for home, need for residential setup, ये बढ़ते जा रही है और बढ़ेगी भी आगे आने वाले दिनों में, बिकॉज जैसे जैसे जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर इज कोलैप्सिंग, जैसे जैसे इंडिपेंडेंट फैमिलीज आर फाइंडिंग इट वेरी हार्ड, स्ट्रगल बढ़ते जा रही है. There are a lot of issues and challenges in bringing up children with special needs are coming up. Despite special schools and despite inclusive education coming up, there will always be need for crèche, respite care, halfway home and hostel services or home services. इसके लिए जब हम प्रोफेशनल्स ढूंढने लगते हैं, it becomes a very very difficult task. मैंने खुद कई सारा संस्था के लिए I started searching for manpower who could serve in such setup. मेंटल एज के लिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए, सेरेब्रल पाल्सी अक्रॉस डिफरेंट एजेस, चाहे 5 साल का बच्चा हो, चाहे 50 साल का व्यक्ति हो स्पेशल नीड का, उनके लिए हमें मेल हो चाहे फीमेल हो, अलग अलग टाइप की हमें ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए इन रेसिडेंशियल केयर. उसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट लोग नहीं है, ग्रासरूट लेवल में भी नहीं है, मिड लेवल में नहीं है और मैनेजरियल लेवल में भी नहीं है. So that is another emerging area. So there are a lot of such things which are emerging, but currently I could identify these many from my last study on this area for last about 1 or 2 months. मैं स्टडी करने की कोशिश किया, जो एरिया में मुझे लगा कि बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आप लोगों के सामने रखा. और एक छोटा सा चीज बस कह के मैं फर्स्ट पार्ट को समराइज करना चाहूँगा. वो छोटा सा चीज है, whether you are a occupational therapist, speech therapist, special educator or psychologist, आपकी सर्विसेज must become gradually subject centered. सब्जेक्ट का मतलब होता है बच्चा इंक्लूसिव स्कूल में जा रहा है, नया शिक्षा नीति में भी इसको बताया गया है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में, कि बच्चा नॉर्मल स्कूल में जाएगा, नर्सरी से जाएगा, क्लास 1 के पहले 2 साल फिर जाएगा, 3+ इस तरीके से करिकुलम होगी. तो ऐसे में बहुत ज़्यादा हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में हमारे 90% स्पेशली नीड बच्चे उसके अंदर रहेंगे. तो भाई 90% बच्चा जो मान लीजिए स्कूल के गया, वो क्लास 2 में पढ़ता है और उसके पास दुनिया भर के सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे पढ़ रहे हैं, और वो बच्चा जब एक स्पेशल टीचर के पास जाता है, थेरेपिस्ट के पास जाता है, हमारी अगर सर्विसेज इफ वी कैनॉट लिंक टू द सब्जेक्ट तो बच्चा बेनिफिट नहीं होगा. हमारी जो भी सर्विसेज होगी, वेदर इट स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन हो, कहीं ना कहीं वो जिस क्लास में पढ़ रहा है, जहाँ पढ़ रहा है, उसका सब्जेक्ट्स के साथ हमें लिंक अप करना पड़ेगा. सिमिलरली हमारे थाउजेंड्स ऑफ एजुकेटर्स जो इंक्लूसिव एजुकेशन में समग्र शिक्षा अभियान में रिक्रूटेड हैं, दिल्ली के कई सारा पब्लिक स्कूलों में करीब करीब 500 हमारे स्पेशल एजुकेटर्स आज की डेट में दिल्ली में काम कर रहे होंगे इंक्लूसिव स्कूलों में. बट ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हमारी सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी है कि नहीं. मैं मान लीजिए कोई एक स्कूल में हूँ एज ए स्पेशल एजुकेटर इन इंक्लूसिव स्कूल इन समग्र शिक्षा अभियान, और उस क्लास में क्लास 8 का एक बच्चा है जिसको मैथ्स का कॉम्पिटेंसी कुछ प्रॉब्लम है, मैथ्स का स्पेशल नीड चाहिए, मैथ्स का टीचर है और मैं स्पेशल टीचर हूँ, मुझे मैथ्स का पता नहीं है. तो मैथ्स का टीचर है उसको स्पेशल नीड का पता नहीं है, जो स्पेशल नीड का टीचर है उसको मैथ्स का पता नहीं है. तो इस तरीके से मैं सक्सेसफुली इंक्लूसिव एजुकेशन में मैं काम नहीं कर पाता हूँ, बच्चे को बेनिफिट नहीं होता है. जो रेगुलर टीचर है उनको हम एम्पावर नहीं कर पाते हैं, खुद को हम एम्पावर नहीं कर पाते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में. तो इट हैज़ बिकम ए साइकिल. तो क्लिनिकल सेटअप में हो, चाहे होम बेस्ड लर्निंग में हो, चाहे प्राइवेट ट्यूशन में हो, चाहे रेसिडेंशियल फैसिलिटी में हो, चाहे इंटीग्रेटेड या इंक्लूसिव स्कूल में हो, हमें सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी को दोबारा फोकस करना पड़ेगा. जितने भी स्पेशल एजुकेटर्स है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, हमें कहीं ना कहीं वी अलाइन आवर नॉलेज एंड आवर थेरेपी विद द सब्जेक्ट्स ऑफ द स्कूल. तो स्कूल करिकुलम के साथ, स्कूल सब्जेक्ट के साथ भी हमें अलाइन करना पड़ेगा. तो देयर आर लॉट ऑफ फर्दर थिंग्स, बट मेरे हिसाब से मैंने काफी कुछ बता दिया है. मे बी Alok Da and Jesse Gupta sahab would like to carry few more things forward. Thank you. I am online. So it is always inspiring कि आप जब बोलते हैं तो लगता है कि कितना सुनते जाऊं और आज जो आपने एक बहुत सारी बातें बताई है और बहुत सारे नए डायमेंशंस खोले हैं, तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं. 3-4 क्वेश्चंस आ गए. सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन पेरेंट्स डू दीज कोर्सेस? हिमांशु दा? मैंने तो कोई कोर्स के बारे में बात ही नहीं की. ठीक है.
सो पेरेंट्स के लिए आज की डेट में आई एम वेरी सॉरी टू से पेरेंट्स की जो ज़रूरतें हैं, मान लीजिए पेरेंट्स को डिस्टेंस मोड में कोर्स चाहिए, पेरेंट्स को पार्ट टाइम मोड में कोर्स चाहिए, पेरेंट्स को ऑनलाइन मोड में कोर्सेज चाहिए। आई एम वेरी सॉरी टू से अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से इस प्रकार के कोर्सेज अभी नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू दैट। हाउएवर पेरेंट्स सेंटर्ड कोर्सेज तो काफ़ी सारे हैं हमारे पास। चार कोर्सेज हैं जो सिर्फ केयर गिवर, पेरेंट्स को एम्पावर करने के लिए, केयर गिवर के लिए हमारे पास 4 कोर्सेज हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी ऑनलाइन या पार्ट टाइम टाइप का नहीं है। बट आई होप वेरी सून, बहुत ही जल्द ये एक रिवॉल्यूशन आएगा कि पेरेंट्स को हम कितने सारे कोर्सेज ऑनलाइन या पार्ट टाइम से करा पाएंगे। थैंक यू अलोक जी। और मैं एक चीज यहाँ जोड़ना चाहता हूँ कि आप चाहे पेरेंट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, पढ़ने की कोई सीमा नहीं है, सीखने की कोई सीमा नहीं है, आपको आगे बढ़ने की कोई सीमा नहीं है। तो आप जब जागो तभी सवेरा, आप अपना किसी भी एरिया में कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। आज हिमांशु सर ने जितने भी एरियाज बताए हैं, कि चाहे वो यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग का हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट लिविंग का हो, चाहे वो केयर का हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट का हो, आप जिस भी एरिया में एक्सेल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आईसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईसीपी आपने बोला क्या कुछ ऐसा? नो चलिए, गुप्ता सर, यू वांट टू से समथिंग? इसके बाद हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं मेन, जो इस टाइमली नीडेड टॉपिक लोगों ने बहुत ही आपको प्रेज किया है। उन्होंने कहा जॉब सिक्योरिटी ऑफ द रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल के बारे में। तो अगर मैं हिमांशु दा के पास भी जाऊंगा और ऋषि गुप्ता सर के पास भी जाऊंगा। सर मेरा एक ये सवाल था कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल एक्ट जो है 1992 में आया और आज की डेट तक लगभग 175 के करीब कोर्सेज आरसीआई ने डेवलप किए, लागू किए, मगर अभी तक 60 कोर्सेज ही ऑपरेशनल हैं, बाकी सब कोर्सेज बंद हो गए। तो ये बंद होने का क्या कारण है? जैसे बीआरटी चला, बीएमआर चला और बहुत सारे कोर्सेज हैं। अभी हिमांशु जी ने भी कहा था कि एक वो एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स चला था, ये कोर्सेज बंद क्यों हुए? एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है ना ये आता है कि आरसीआई ने 175 के करीब कोर्सेज डेवलप किए और उसमें से सिर्फ 60 कोर्सेज ऑपरेशनल है आज की डेट। 60 कोर्सेज ऑपरेशनल। वाई? कि जो हिमांशु जी ने बताया, इनमें से शायद कुछ एरियाज ऐसे थे जो उन कोर्सेज में कवर किए गए थे, मगर फिर भी वो कोर्सेज बंद हो गए। तो ये बंद होने का कारण क्या है? मैं तो समझता हूँ कि एक कारण तो ये है कि दी फील्ड हैज नॉट बिकम ल्यूक्रेटिव। गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा भी जो एनजीओ में काम करते हैं वहां पर टीचर्स को 5,000, 10,000, 15,000 मिलते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी वही टीचर अगर गवर्नमेंट स्कूल में काम कर रहा है तो उसको वहां पर 30-35,000 मिलते हैं। क्रिएटिव फील्ड ना होने की वजह से अभी जैसे आप दूसरा कोर्स देख लो कि जो डिप्लोमा इन एजुकेशन चलता है, नॉट स्पेशल, रेगुलर जो चलता है ये डाइट्स के थ्रू, वहां पर परसेंटेज जाती है कितनी? 94, 95। उसके वो कट ऑफ परसेंटेज पर करते तो कट ऑफ परसेंटेज वहां रहती है। हमारे यहाँ 95% वाला एक भी बच्चा आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डाइट से निकलते उनको नौकरी मिल जाती है, एंड दैट टू दे गेट अ गवर्नमेंट जॉब। तो ये फील्ड को हमें पहली बात तो इसमें ल्यूक्रेटिव होना चाहिए, थोड़ा सा अट्रैक्शन आना चाहिए। अट्रैक्शन नहीं है अभी। अट्रैक्शन कैसे आता है? जब हमारे यहाँ कितने एनजीओज हैं या कैंपसेस हैं वो कैंपस प्लेसमेंट का ऑप्शन रखते हैं अपने। तो लगता है जी सर बोलिए सर। नहीं जी बोलिए। नहीं क्या अगर कॉन्सेप्ट ये आ जाए, क्या कहते हैं, कैंपस प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा जी। बहुत ही अच्छा सुझाव है सर ये। सर एक विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल है, वो 10+2 के बाद शी इज स्टडिंग बीए एंड शी वांट्स टू बिकम ए टीचर। शी कैन ज्वाइन एज ए टीचर।
100% she will be very well be getting 100% free education for her B.Ed and M.Ed in special education. She can choose many universities including NIMFED Dehradun, जहाँ से 2-4 जगह तो integrated B.Ed M.Ed भी आ गया है, like Coimbatore University and Shakuntala Mishra might be offering it in 3 years. NIMFED Dehradun में it will be in 4 years. B.Ed और M.Ed एक साथ ही कर ले, that will be my advice because she must be very young now. एक साथ ही B.Ed M.Ed she can do and then she can choose to be a TGT teacher or she can even try to be a university teacher. ग्रेट बहुत सारे चीज हमने देखा है कि आईसीटी पे बहुत सारे लोगों ने कहा कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा है और बहुत सारे लोगों ने उसको प्रेज किया है. कैन वी गेट द लिस्ट ऑफ न्यू एवेन्यूज व्हिच हिमांशु सर हैज टोल्ड? मैं चाहूंगा कि ये हमारा रिकॉर्डिंग तो ऑलरेडी मशवरा के वेबसाइट पे और सब जगह रहता है. अगर हिमांशु दास सर थोड़ा सा गाइड करेंगे तो हम लोग ये लिस्ट जो है हम अपने मशवरा वाले वेबसाइट पे डाल सकते हैं, जो भी एवेन्यूज आपने बताया. ये हो सकता है. यस, मैंने पूरा नोट किया है, पूरी लिस्ट बना कर. सर प्लीज सर, तो हम लोग मैंने जितने भी नहीं, देयर आर नियरली 25 एरियाज व्हिच हिमांशु जी हैज सेड, तो वो मैंने एक एक एरिया नोट किया हुआ है और वो लिस्ट मैं दे दूंगा आपको. अगर आप चाहेंगे उसके नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन देना है तो वो भी दे दूंगा. जरूर सर प्लीज. तो हम लोग इसको अपलोड कर देंगे. उसके बाद ये हो सकता है पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है स्पेशल नीड्स के और वो डिस्टेंस से कोर्स करने के लिए चाहते हैं लेकिन ये हो नहीं सकता है, तो उसके लिए क्या हो सकता, कैसे हम क्या करें? डिस्टेंस एजुकेशन में तो दे कैन गो इन फॉर डिस्टेंस एजुकेशन. बीएड स्पेशल एजुकेशन कई जगह शुरू हो गया, दिल्ली में तो नहीं है बट ऑल ओवर इंडिया आप देखेंगे काफी सारा स्टेट्स में बीएड स्पेशल एजुकेशन 2 इयर्स डिस्टेंस मोड शुरू हो गया है. दे कैन डू दैट. उसका अलावा जो है आने वाले दिनों में और भी मान लीजिए कोर्सेस और आएंगे पेरेंट्स के लिए. दे कैन वेरी वेल कंटिन्यू सच कोर्सेस. अच्छा, ये एफिलिएटेड 11 यूनिवर्सिटीज हैं जो डिस्टेंस मोड में बीएड स्पेशल एजुकेशन करा रही हैं. उत्तराखंड में है, राष्ट्रीय टंडन है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, महाराष्ट्र में है, चेन्नई में है. तो देयर आर नियरली 11 यूनिवर्सिटीज व्हिच आर कंडक्टिंग द डिस्टेंस मोड कोर्स बीएड एंड एमएड. एमएड तो अभी शायद नहीं है, एमएड बहुत कम यूनिवर्सिटीज में है, बाकी बीएड तो सभी में है. बीएड में वो बीएड है. लोगों ने डिमांड किया है जॉब सिक्योरिटी पे अलग से एक सेशन होना चाहिए. जॉब सिक्योरिटी का सेशन लेके फायदा नहीं है. आई कैन टेल यू योर जॉब इज ऑलवेज सिक्योर्ड इफ यू आर अनलेस एंड अंटिल. अगर आप गवर्नमेंट वर्ड को आप छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट रेगुलर, गवर्नमेंट में भी देयर आर 3-4 काइंड ऑफ जॉब. वन इज ए गवर्नमेंट रेगुलर जॉब, सेकेंड इज ए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब, थर्ड इज ए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जॉब, फोर्थ इज ए गवर्नमेंट असाइनमेंट. आप अगर गवर्नमेंट रेगुलर वर्ड को अगर आप हटा दीजिए, दुनिया का हर एक जॉब हाईली सिक्योर्ड है. मैं भी आप लोगों में से उसी में शामिल हूँ. मेरे पास भी गवर्नमेंट रेगुलर जॉब नहीं है बट आई एम 100% सिक्योर्ड. हमेशा मैं फुल सिक्योरिटी महसूस करता हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि आप अगर हमारे देश में पुराने समय जैसा आप अगर गवर्नमेंट रेगुलर वाला सपना देख के अगर आप आगे बढ़ेंगे, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, जो गवर्नमेंट जब आपको मिले, मैं दुआ करूंगा आपको जरूर मिले रेगुलर जॉब, लेकिन रेगुलर जॉब ना मिले तो निराश होने की बात नहीं है. हम भी उस जर्नी से आप गुजर रहे हैं, हम उस जर्नी से पिछले 25 साल से गुजर रहे हैं और मुझे कभी भी इनसिक्योरिटी महसूस नहीं हुई है. और मेरे साथ हजारों ऐसे लोग हैं जो बात करते समय बोलते तो है दे आर इनसिक्योर, बट व्हेन आई स्टडी देयर कैरियर प्रोफाइल मुझे लगता है वो कभी भी इनसिक्योर नहीं थे. इनसिक्योरिटी नहीं आएंगी अगर आप कॉम्पिटेंसी के ऊपर फोकस करेंगे. इसलिए आज का मैंने टॉपिक ही रखा था कि इमर्जिंग कॉम्पिटेंसीज, इमर्जिंग एरियाज कहाँ हैं. थैंक यू. सर एक चीज है कि लोगों ने काफी सारा यहाँ पर लिखा भी है मैसेज बॉक्स में कि अगर किसी ने एचआर का कोर्स या एडमिन का कोर्स, रिहैब एडमिन का कोर्स किया है तो उनको नौकरी मिली है. ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं मिली है. जो पुराने कोर्सेज थे डिसेबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिहैबिलिटेशन वाले, उसमें भी कोर्सेज बहुत सारे लोगों को अच्छे जॉब मिले हैं. सर देयर इज ए समथिंग इज कॉल्ड कि जो आईटीसी से रिलेटेड कोई कोर्सेज करना चाहता है
जो एडप्टेशन या एक्सेसिबिलिटी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहता है, तो उसके लिए कोई ऑप्शंस है कि वो वहां से सीख सकता है, या उसके बारे में बातचीत कर सकते अभी नहीं है, वो आलोक जी के साथ मिलके हम लोगों को बनाना पड़ेगा। डेफिनेटली वी हैव डिजाइंड वन। सर मैं जस्ट एक एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ कि जब हम लोग कोविड-19 स्टार्ट हुए या उससे पहले भी वी हैड द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर डिस्टेंस लर्निंग इन मनोविकास। तो जब हम लोग उसमें हम अपने इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज वाले बच्चों को लाना चाहे, तो उसके लिए हमें बहुत सारे एक्सेसिबिलिटीज के लिए रिसर्च करना पड़ा। दैट इज वी हैव द ग्रेट लर्निंग कि अभी जो हमारा वेबसाइट है उसमें 300 के करीब ऐसे यूजर्स हैं जो कि डिसेबल्ड यूजर्स हैं, जो उसको बड़े एक्सेसिबिलिटी के साथ यूज कर रहे हैं। उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है कहीं भी, वो उनको चाहे जिस भी तरह से चाहिए यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग मोडालिटीज के थ्रू वो पढ़ रहे हैं। तो अगर हम धीरे धीरे आगे चलें तो उसमें भी कुछ अच्छा कोर्स बन सकता है, उसमें भी हम सीख सकते हैं। लेकिन इन द मीन टाइम एनीबडी वांट्स टू लर्न, यू कैन कांटेक्ट अस। योगा नेचुरोपैथी में कोई कोर्स करना चाहता है तो क्या होगा? हमारे ख्याल से आयुष मंत्रालय के बहुत सारे कोर्सेस हैं योगा। और अभी मैं ऑलरेडी एक 6 महीने का NIOS का योगा का कोर्स है, वो कर सकते हैं आप बहुत कम पैसे में, शायद 2,000 रुपए उसका कोर्स फी है। तो सस्ते में भी और अच्छे में भी, डिस्टेंस मोड में भी बहुत सारे ऐसे योगा नेचुरोपैथीज पे कोर्सेस हैं कि वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है डिस्टेंस मोड में MA इन स्पेशल एजुकेशन कर सकते हैं क्या कहीं मोड में? तो जी बहुत जल्द, मे बी आने वाला साल में या आई प्रेज्यूम 1 साल के अंदर। एक्चुअली कोरोना के वजह से, कोविड के वजह से प्रॉब्लम आ गया, बट इंडिया में पहली बार नॉट एमएड नहीं, एमएड अलग कोर्स है। एमएड इज पर्टेनिंग टू टीचिंग, इट्स ए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। MA इन स्पेशल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डॉक्टर अमिताभ मिश्रा सर की अगुवाई में चल रही है। उसके बुक राइटिंग वगैरह, होपफुली MA वाली कोर्स आएगी। जी सर, ऐसा है कि CBSE मैडम हेमलता सूरी जी ने पूछा है कि जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है CBSE एफिलिएटेड, मींस जो स्कूल्स हैं, वो उनके पास क्लियर ऐसा गाइडलाइन या फिर क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है स्पेशल एजुकेटर के लिए, तो और वो रखते भी नहीं, अपॉइंटमेंट देते भी नहीं है सारे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? गाइडलाइंस तो बड़ा क्लियर है, कोई फॉलो नहीं करता है, वो अनक्लियर है। देश में कानून बड़ा क्लियर है, कानून को कोई मानता नहीं है। कानून को कैसे मनाया जाए वो बड़ा मुश्किल बात है। लेकिन नया शिक्षा नीति में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग इन स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके ऊपर बहुत ही जोर दिया गया है। आई एम वेरी होपफुल, आने वाला 2 इयर्स में आप देखेंगे कि इसके ऊपर फॉर्मल करिकुलम लेके शिक्षा मंत्रालय जरूर आएगी, बोथ इन सर्विस एंड प्री सर्विस के ऊपर, बिकॉज शिक्षा नीति में इट हैज बीन वेरी क्लियरली डिफाइंड। थैंक यू सर। या एक ऐसा क्वेश्चन है कि सभी यूनिवर्सिटी ऑफलाइन एग्जाम ले रहे हैं, तो RCI क्यों नहीं ले रहा है? आई थिंक ये RCI वाले से ही हम पूछ सकते हैं। इसका जवाब हम नहीं देंगे। नहीं सर, जी सर, RCI का भी कल सर्कुलर आया है कि जो फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं, दे हैव बीन प्रमोटेड टू द सेकंड ईयर। और जब कोविड की प्रॉब्लम ये खत्म हो जाएगी तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के दोनों के एग्जाम साइमल्टेनियसली होंगे। ये सर्कुलर आ गया है कल उनका। लेकिन सर ले सकते थे, ऐसा नहीं था कि हम लोग नहीं ले सकते थे, एग्जाम तो ले सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग देख रहे हैं कि मनोविकास में हम लोग ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं, बड़े आराम से बच्चे दे रहे हैं। वो कोई मतलब सर आपको याद होगा जब ये क्या कहते हैं ऑल इंडिया एप्टीट्यूड टेस्ट शुरू हुआ था एडमिशन के लिए, तो लोग बागों ने कहा था लोग बाग गाँव में रहते हैं, वहां पर बिजली नहीं होती है, कंप्यूटर का प्रॉब्लम होता है, मोबाइल से कैसे करेगा, सबके पास में लैपटॉप नहीं होता, PC नहीं होता है। तो ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि ये जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहे हैं ये कैट के बच्चों के लिए हो रहे हैं या नीट के हो रहे हैं या यूनिवर्सिटीज के हो रहे हैं, वो एक बात अलग है। यहाँ पर जो आने वाली, हमारे यहाँ जो कोर्सेज में आने वाली पॉपुलेशन है, उनको देखो ना क्या बैकग्राउंड होता है उनका। ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके पास में खाने के लिए पैसा नहीं होता, कपड़े सर्दी में गर्म कपड़े पहनने के लिए पैसे नहीं होते, तो वो कहाँ से ऑनलाइन एग्जाम करेगा? सही बात। मैं दर्शकों से, आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपना मैसेज चैट बॉक्स में डालें तो हम आपसे बातचीत कर सकते हैं, हम आपका क्वेश्चन ले सकते हैं। कल्पना शर्मा जी, यू वांट टू आस्क समथिंग?
आपने हैंड रेज किया है? या कल्पना शर्मा, या प्लीज आप बोल सकते हैं। शर्मा जी पूरी हाँ जी, ओके जी बोलिए। ओके विजय पाल जी, हाँ हाँ बोलिए बोलिए विजय जी, आपने कोई हैंड रेज किया, कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी, ओके शक्ति गाबा जी, शक्ति गाबा यू हैव रेज्ड द हैंड, आज कर देते हो। यस सर। हाँ बोलिए। हेलो हाँ जी बोलिए। हेलो हाँ जी बोलिए बोलिए। यस सर, गुड इवनिंग सर। सर मैं ये जानना चाह रही थी कि ऑटिज्म में जैसे बच्चों के लिए मतलब थोड़े हाई फंक्शनिंग हो, बट उनके पास स्कोप बहुत कम होता है फॉर द गुड कोर्सेज एंड ऑल, और हमें इंस्टीट्यूट में भी बहुत हेल्प भी मिल पाती है जहाँ हम बच्चों को भेजते हैं कि जो उनको टीच कर सकें और या उनके करियर में उनको चेंज कर सके कि कैसे वो कौन सी फील्ड में, मतलब बाय द एज ऑफ 16-17 साल तक तो वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि बच्चा क्या करेगा, किस फील्ड में जा सकता है और क्या कर सकता है। तो जब तक वो समझने की स्टेज आती है तब तक बच्चा तो 17 साल 16 साल में काफी बड़ा हो जाता है। तो आई रिक्वेस्ट कि कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट में हो जहाँ पर हमें इस तरीके से गाइडलाइंस मिलती रहे टाइम और इसको आइडेंटिफाई ठीक टाइम पे किया जाए और अकॉर्डिंग जो को करियर के लिए ठीक टाइम पे मोल्ड किया जाए। तो सर कुछ ऐसा आप बताएंगे जहाँ कौन कौन सी ऑप्शंस हमारे साथ आज जुड़ सकती हैं जो हम इन्हें करा सकते हैं। जी हिमांशु सर कुछ। मैं इसलिए आप मेरी बातों को दोबारा आप दोहराइए तो आपको पता लगेगा, इसलिए मैंने बार बार फोकस किया था। ये एक इमर्जिंग एरिया है हमारे लिए स्टडीज के लिए, कैरियर बनाने के लिए, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है जब हम स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी की बात करते हैं, सब्जेक्ट टीचिंग की बात करते हैं, हमारे पास प्रोफेशनल्स या इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो आई अर्ज दिस न्यू एरा प्रोफेशनल्स टू कम अप एंड टेक ऑन सच सर्विसेज। सिर्फ हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म नहीं है, आप ADHD बोल लीजिए आपको कम मिल जाएगा, लर्निंग डिसेबिलिटी कम मिलेगा, मल्टीपल डिसेबिलिटी कम मिलेगा, डेफ लाइन कम मिलेगा, मेनी 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 मेनी। द मोमेंट यू टॉक ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रोफी बोलिए और नहीं मिलेगा। there's a huge gap. So जब तक हम एक रूट में हम लोग सब्जेक्ट के साथ जुड़ने की कोशिश करें, दूसरे रूट में हम सुपर स्पेशलिटी के साथ जुड़ने की रूट शुरू करें, तो आई एम वेरी श्योर तभी आप लोगों के लिए भी सेवा होगी और हमारे प्रोफेशनल्स के लिए भी जॉब एवेन्यूज निकलेगा। Because there is less likely we'll come up with specialized courses in terms of कि हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म मैनेजमेंट कोर्स करके अलग से एस्टेब्लिश करने का ऐसा स्कोप नहीं आएगा। हमें खुद ही मॉड्यूलर प्रोग्राम्स वगैरह बना के हमें आगे बढ़नी पड़ेगी। जी आई अग्री सर आपकी बात से, बट मैं ये आपसे क्वेश्चन कर रही थी कि बच्चा अगर हाई फंक्शनिंग हो तब भी अगर उसको प्रॉपरली सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता, बिकॉज ऑटिज्म में टीचर्स काम करते हैं, एजुकेटर्स काम करते हैं, बट उस लेवल पे बच्चे की प्रॉब्लम को ग्रैप नहीं कर पाते। जो आज के ट्रेंड में आप देख ही रहे हैं कि काफी ज्यादा ऑटिज्म बढ़ चुका है। मैं इसलिए ऑटिज्म बोल लूंगी जस्ट बिकॉज ऑफ माय सन इज ऑटिस्टिक एंड अदर वे, लाइक अगर बच्चा करने की कोशिश करता है तो बहुत लेट डिले किया जाता है इन चीज़ों को। जैसे अगर किसी का म्यूजिक अच्छा है तो म्यूजिक, लास्ट सेशन मैंने भी वेडनेसडे का अटेंड किया था, अगर उस बच्चे में कुछ उसके पेरेंट्स डाल रहे हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनपुट्स उसको जहाँ बच्चा बाहर जाता है सीखने जाता है वहाँ ज्यादा मिले, वहां से मिल के पेरेंट्स को गाइड किया जाए तो बच्चे में डेफिनेटली डबल इनपुट डालने से उसका रिजल्ट अच्छा होता है। अब हम तो यही फेस कर रहे हैं पिछले 3-4 सालों से कि पहले स्कूल में था तो स्कूल में भी आइडेंटिफाई हो रही थी स्पेशलाइज्ड उसकी क्या एरिया है, फिर हाँ सेंटर में जाने लगा तो सेंटर में भी उसका स्पेशलाइज्ड एरिया आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। तो अब इस सिचुएशन में टाइम भी बहुत खराब होता है और पेरेंट भी मिसगाइड होते हैं। तो आप मतलब मैं आपसे यही चीज रिक्वेस्ट कर रही थी, कुछ हमें इस तरीके से गाइडलाइंस दे दिए जैसे हम सही चैनल्स को अप्रोच कर सके, एसबीएन दिल्ली सही चैनल्स को अप्रोच कर सके और अकॉर्डिंगली बच्चे के साथ काम कर सके। जी शक्ति गाबा जी, जहां तक मैं आपको समझ रहा हूं कि अभी तक आपको सही गाइडेंस नहीं मिला है, तो मेरा एक मानना है कि हम कितने जगह पे उसको एक्सप्लोर किए हैं, कहाँ एक्सप्लोर किए हैं,
तो मुझे जितना पता है कि आपने पूरा एक्सप्लोर भी किया होगा, सब चीज़ किया होगा। मशवरा के प्लेटफॉर्म से ही हम लोगों ने बहुत सारे ऐसी बातों को उठाया है, ऐसे चीज़ों को उजागर किया है, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप वेडनेसडे के कल के दोनों ही माताओं को सुना होगा, लास्ट एपिसोड के दोनों माताओं को, तो उन्होंने भी सही समय पे सही तरीके से अपने बच्चे का इंटरेस्ट पहचाना है। अगर आप माँ बाप अगर अच्छे से अगर बच्चे का इंटरेस्ट अगर सही से पहचान लें तो और उसी रास्ते में चलें तो आपको सिखाने वाले भी बहुत सारे लोग मिल सकते हैं। तो एक सही गाइडेंस की जरूरत है, तो आप कभी भी हमारे टीम से बात कर सकते हैं, तो हम लोग उस पर जरूर आपको कोई अच्छा अगर जो भी इंडिविजुअल सलाह होगा आपके बच्चे के लिए वो हम लोग आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। सर वी हैव द क्वेश्चन की जो थैंक यू सर। थैंक यू। MSW को ये तो मैं खुद आंसर दे सकता हूँ। MSWC मास्टर इन सोशल वर्क काउंसलिंग कोर्स की ऑनलाइन होगी या डिस्टेंस? आज के डेट में जितने भी इग्नो के कोर्स हैं वो ऑनलाइन और डिस्टेंस दोनों ही हैं, आप उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। और NIOS से एक किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि उसके लिए न्यू एजुकेशन प्लान क्या है, तो वी विल ट्राई टू कैच द NIOS पर्संस कि वो आपको बताएं कि वो कैसे क्या हो सकता है। उसके बाद मैं आलोक जी एक चीज बता दूं मैं, जो अगर कोई चाहते हैं प्योरली डिसेबिलिटी सेक्टर में अगर आप काम करना चाहते हैं और आप MSW करना चाहते हैं तो आपके लिए 2 ही रूट है जो आपको RCI रजिस्ट्रेशन लेने में मदद करेगी। एक है MSW इन डिसेबिलिटी स्टडीज, जो RCI रिकॉग्नाइज कोर्स है जिससे आपको RCI की रजिस्ट्रेशन मिलेगी एज ए सोशल वर्कर। वो चल नहीं रहा है सर कहीं पर? नहीं चल रहा है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में चल रही है। और इस साल मतलब इस कमिंग ईयर में इट विल बी स्टार्टेड इन चेन्नई आल्सो। MSW डिसेबिलिटी स्टडीज एक कोर्स है, पायलट में था, इट हैज बीन ओपन नाउ। सेकंड इज योर साइकेट्रिक सोशल वर्क वाला जो फील्ड है जो 2-3 जगह चलती है, वन ऑफ देम इज नीमांस बेंगलोर। तो अगर आप प्योरली डिसेबिलिटी सेक्टर में आना चाहते हैं, मेंटल हेल्थ सेक्टर में आना चाहते हैं, तो यही कोर्स आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज डायरेक्ट एंट्री MSW सेक्टर का अभी नहीं है। थैंक यू। एक है कि जो प्रॉपर डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल वेलफेयर एसोसिएशन जो जॉब सिक्योरिटी करे, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों को जॉब सिक्योरिटी की ज्यादा वो है। गुंजन क्या है, गजानंद भट्ट जी आप अनम्यूट करें, आपको क्या बात रखनी है, आप रख सकते हैं अपनी बात। सर हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। सर मेरा सवाल ये था कि ये जो CRE में हम RCI के जो स्पेशल स्कूल है उसमें हम काम कर रहे हैं, तो SSA में ऐसा है कि CRE जो रिन्यूअल करना पड़ता है 5 साल में एक बार, तो उनमें जो SSA समग्र शिक्षा में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका रिन्यूअल के लिए उसको लीव भी मिल जाती है और पेमेंट भी निःशुल्क, यानी वो जो तालीम होती है वो निःशुल्क होती है। तो जो स्कूल में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उसके लिए अलग नियम क्यों है? नहीं, आप अपने NGO से बात कीजिए, NGO का अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होता है हर NGO का, तो वो अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशन पे बात करते हैं। आप जहां बात करते हैं उनसे आप रिक्वेस्ट करेंगे तो शायद आपकी बात को वो मान लेंगे। ठीक सर, या वो बात हो गई है। हमने ये भी बताया कि वो अगर सरकार ने समग्र शिक्षा वाले ने एक परिपत्र में ऐसा बताया था कि जो SSA में काम कर रहे हैं उसको ऑन ड्यूटी तालीम में जाने का और वहां पर जो भी भुगतान करना पड़े वो मिल सकता है। तो जो संस्था में काम कर रहे हैं उसके लिए तुम अपने आप को सेटलमेंट कर लो ऐसा बता रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी अभी भी मैं भी यही बताऊंगा सर, आपका क्वेश्चन का आंसर जब भी आप पूछेंगे शायद इसी तरह से होगा। हर इंस्टीट्यूशन का, जब जिस NGO में आप काम कर रहे हैं उसका अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, उनकी अपनी HR पॉलिसी होगी, तो आपको वही मानना होगा। जैसे सर्व शिक्षा में काम करते हैं तो गवर्नमेंट की पूरी पॉलिसी है, तो जितने गवर्नमेंट के स्कूल हैं वो उस तरह से मानते हैं। ठीक है, इस तरह से कोई गवर्नमेंट का गाइडलाइन नहीं है सर। थैंक यू सर। नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ सर, ये मेरा एक का ही नहीं, ये जो पूरी गुजरात की कोई भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में सर इसका यही आंसर हो सकता है। इसका कोई आंसर है क्या हिमांशु दा आपके पास? आलोक जी आपने बिल्कुल सत्य कहा कि जिस तरीके से सरकार की अपनी नियमावली होती है, सर्विस रूल्स होते हैं, इसी प्रकार से NGOs के अपने सर्विस रूल्स होते हैं, अपनी पॉलिसीज होती है, अपना फंड होता है।
तो उसके अनुसार वो हमारे को चीज़ों को प्रदान करता है। तो आई थिंक कोई भी एनजीओ किसी भी प्रोग्राम के लिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, सीआरई प्रोग्राम के लिए लोगों को डिप्यूट नहीं करता है। ऑल्दो आरसीआई हैज रिटन लेटर्स टू ऑल, क्योंकि मैं पिछले मतलब 2010 से लेकर 2015 तक आरसीआई में था, तो उस समय में जो है आरसीआई ने सारे एनजीओ को लेटर्स लिखे हैं कि भाई ये सीआरई जो है ये एक कंपल्सरी चीज है, आप लोगों को जो आपके यहाँ अध्यापक कर रहे हैं उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और उनको छुट्टी देनी चाहिए। क्या होता है कि वो पैसे भी काट लेते हैं उस दिन के, जितने दिन वो वहां बाहर रहते हैं उसके पैसे भी काट लेते हैं। तो बोले उनको आपको विद पे छुट्टी दे देनी चाहिए, और अगर पॉसिबल है आपके पास में तो आप उनको आने जाने का किराया या कोर्स फी जो है वो आप उनकी जमा कराएं। तो ये जैसा आपने कहा, इट इज कम्प्लीटली द पर्सपेक्टिव ऑफ द एनजीओ। वो उनका पर्सपेक्टिव है, वो देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, आप उनके साथ में कैसा काम करते हैं, आपका उनके साथ में कैसा रिलेशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू सर। मोहन रमन जी और अनुपूर्णा मोहंती जी, यू वांट टू से समथिंग? Yes, please. I'll take one more question. Yeah, please. जो आदित्य मैंने बताया वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल है, वो +2 कंप्लीट कर लिया और अभी +3 कंटिन्यू कर रहा है। तो योगा भी बहुत अच्छा वो सिखाता है, उसका इंटरेस्ट भी बहुत है, लेकिन वो क्या करेगा, मतलब फ्यूचर उसका क्या है? वो योगा टीचर बनना चाहता है, और जो भी मतलब सब करते हैं वो सोचता है कि मैं भी कर पाऊंगा। विल पावर उसका बहुत अच्छा है, मतलब खुद सब पढ़ के लिखता है और एग्जाम भी खुद करता है, मतलब सब कुछ यूट्यूब से देख के सब निकाल के सब सीखता है। तो वो क्या करेगा, तो क्या कर पाएगा? नौकरी कहाँ मिलेगा उसको? आई थिंक हिमांशु दा, आप Sir, it's a very difficult question to answer. मैं चाहूंगा, it is not a difficult. Yeah. आलोक जी, मैं चाहूंगा आप जो है आप इनको अपने पास एक बार बुलाइए, डिटेल असेसमेंट करिए बच्चे का और फैमिली का। उसके बाद आई थिंक आप लोग मिलके उनको गाइड करें तो बेटर होगा। जी, मैं सभी को बोलना चाहता हूँ, चाहे वो स्पेशल नीड वाले लोग हों या नॉन डिसेबल्ड लोग हों, जो नौकरी है दिस इज बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन, कि आप किस क्वालिफिकेशन से किस पोस्ट के लिए नौकरी मांग रहे हैं। तो अगर आपका बच्चा अनुपूर्णा जी वो योगा में है, तो क्या योगा का कोई उसके पास सर्टिफिकेट है, कोई योगा का उसके पास डिप्लोमा या कुछ ऐसी डिग्री है? सर्टिफिकेट तो नहीं है अभी। फिर तो हमें जब भी हम क्योंकि जब मनोविकास के बारे में बात आपने कह दिया है, डॉक्टर दास सर ने कहा, तो हम लोगों ने 2010 में ही इस बात को पहले ही गौर कर लिया था। जो हमारे स्पेशल नीड वाले लोग हैं वो नौकरी करना चाहते हैं, वो नौकरी कर सकते हैं, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, जिसके कारण उसके पास कोई नौकरी का कोई ऑफर वो ज्वाइन नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात है कि अगर हमें कोई नौकरी करनी है तो उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से हमें उतना क्वालिफिकेशन चाहिए। तो आप अपने बच्चे को कोई डिप्लोमा या डिग्री या सर्टिफिकेट कोई कोर्स कराइए योगा में, और फिर जहां भी योगा इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकलती है वहां पर उसको अप्लाई करा सकते हैं और वो जा सकता है। मैंने कल लास्ट टू लास्ट एम्प्लॉयमेंट न्यूज में देखा था कि we had seen the special vacancies for the person with autism, person with developmental disabilities, person with other जो हमारे intellectual and developmental disabilities वाले mental retardation वाले जो areas में जो लोग हैं उनके लिए बहुत सारी vacancies थी। तो वहां पर मैं देख रहा था कि जो क्वालिफिकेशन था वो 10th क्लास था या 8th क्लास था या कोई डिग्री के साथ था या कोई डिप्लोमा के साथ था, तो वो हमारे बच्चों के पास अभी बहुत सारे ऐसे बच्चों के पास नहीं है। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि अगर आपको सच्चाई के साथ लगता है कि हमारा बच्चा नौकरी करे, तो आपको उस बच्चे के हिसाब से जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी क्वालिफिकेशन है, वो पहले गेन करना चाहिए। तो आप प्लीज उसके लिए उस तरह का काम करवाइए। मतलब कोर्स कहाँ कर सकता है, मतलब मैडम ये NIOS में भी होता है, मनोविकास में होता है, बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स होंगे आपके आसपास, वहां पर हो सकता है। तो इसके लिए आपको, जैसे आपका एक मेन स्ट्रीम बच्चा है, नॉन डिसेबल्ड बच्चा है, तो वो कैसे ढूंढता है कि कहाँ कौन कौन से कॉलेज हैं, कौन कौन से अवसर हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, तो उसी तरह से थोड़ा सा आपको इसके लिए भी एक्सप्लोर करना होगा। तो डेफिनेटली आपको, आप शायद उड़ीसा से हैं, जी, तो आपको उड़ीसा में भी ऐसे कोर्स मिल जाएंगे। ठीक है,
तो प्लस और 2 नहीं भी तो हम- कंप्लीट कर लिया। नहीं तो हमारी टीम आपको जरूर मेहनत बताएगी, मनोविकास की टीम आपको बताएगी। वो चाहिए उड़ीसा का किस जगह से है आलोक जी मैडम? भुवनेश्वर से है मैडम शायद। भुवनेश्वर है जी। या ठीक है, इनका ईमेल अगर ले लीजिए आलोक जी, मे बी जी आप ईमेल हमें भेज दीजिएगा। आपका बच्चा मनभावन में भी आता है आप मैडम? हाँ आता है आदित्य। आपको हमारा नंबर है, आप उस पे ईमेल भेज दीजिएगा, हम लोग आपको जरूर गाइड करेंगे। श्योर, थैंक यू। ओके। एंड कामना महेश्वरी जी, मैंने कहा था एक क्वेश्चन और लूंगा, तो कामना महेश्वरी जी प्लीज आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो जी थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर पहली चीज तो ये कि घर बैठकर इतनी अच्छी आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, शायद मैं फीस देकर डॉक्टर से भी इतनी नॉलेज नहीं ले पाऊंगी। मैं ही नहीं, सारे पेरेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी चीज है कि जो भी कोविड का टाइम चल रहा है, इस समय पेरेंट्स बाहर नहीं जा सकते। इवन जो रेगुलर थेरेपी भी जहाँ ले रहे होंगे उनके लिए भी ये प्रॉब्लम की है, लेकिन आपके सेशंस में सारी प्रॉब्लम्स का एक जो बोलते हैं ना तोड़ है, यहाँ सब कुछ अवेलेबल है। तो पहली चीज तो इसके लिए थैंक यू। और दूसरी चीज मैं बहुत 1 घंटे से एक ही चीज सुन रही हूँ, आपके सर आए हुए हैं और आप बार बार ये जो नौकरी जॉब और जो आपका टॉपिक है एक्सीलेंट टॉपिक, बट ये तो सारी आफ्टर 15 ईयर के बच्चों के लिए टॉपिक्स है ना। मेरा बच्चा या किसी का बच्चा अगर 10 ईयर से छोटा है और उसको कोई भी डिसेबिलिटी है या कोई भी उसको प्रॉब्लम है, तो सालों तो उसको डायग्नोज करने में निकल जाते हैं। और जब तक सेम अभी एक पेरेंट ने आपके यहाँ पूछा भी है कि जब बच्चे की रिपोर्ट आती है तब तक तो वो 15 या 17 साल का हो जाता है। बच्चा किस लाइन में जाएगा, कहाँ जाएगा, अगर शुरुआत से ही चाहे वो किसी भी फॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा है, स्पेशल स्कूल में जा रहा है, तो अगर शुरुआत से ही उसको एक अच्छी गाइडलाइन मिल जाए तो उसको किसी लाइन में डिस्टर्ब होने के लिए या एक गाइडलाइन नहीं मिली, गाइडेंस अच्छी नहीं मिली, पहले तो पेरेंट्स उस गाइडेंस को अच्छे से अचीव कर लें तो बेटर है। बच्चों को सिखाने से या कोई डिग्री दिलाने से पहले आप कैसे भी पेरेंट्स हैं, आप किसी भी लाइन के पेरेंट्स हैं, अपने बच्चे को अच्छे से गाइड कर लें। और बेटर है कि बच्चे को सर्टिफिकेट दिलाने से पहले आप खुद वो कोर्स कर लें। तो पेरेंट्स को कहाँ से क्या मिलेगा, अगर मन भावन जैसे सारे इंस्टीट्यूट अगर अच्छे से ऐसे रेगुलरली पेरेंट्स को ज्वाइन कराते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी जाने की जरूरत है। थैंक यू। हिमांशुदा आप कुछ बोलेंगे इसमें? 100% मैम ने सही कहा है। देश में 2 चीजें तो हर एक पेरेंट को जानना जरूरी है। एक तो जितनी संस्था देश में है, अच्छे संस्था, बेहतरीन संस्था, उसमें से 90% संस्था की जनक पेरेंट्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी प्रोफेशनल आज की डेट में हम हैं, हमारी अगर आप मेंटर पूछेंगे, गुरु पूछेंगे कहाँ से हमने सीखा है, वो पेरेंट्स है। नंबर 3, जो भी बच्चे आज की डेट में सक्सेसफुल हो पाए हैं, जिनको हम रोल मॉडल मानते हैं अक्रॉस डिफरेंट डिसेबिलिटीज, विजुअल, हियरिंग, इंटेलेक्चुअल, ऑटिज्म और व्हाटएवर, वो सारे रोल मॉडल के पीछे अगर आप स्टडी करेंगे तो पता लगेगा जो असली रोल है वो पेरेंट्स ने निभाई हुई है। जितने भी इंडिजीनियस स्ट्रेटेजीज अगर इवॉल्व हुआ है वो पेरेंट्स की वजह से, जो एक्ट्स अगर जो आई है, एक्ट्स में जो मॉडिफिकेशंस आई है वो पेरेंट्स की वजह से। तो पेरेंट्स का रोल जो है वो बहुत ही बड़ा है। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर पेरेंट जो है थोड़ा सा शॉक, डिनायल, एंगर, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, शॉपिंग बिहेवियर, ये सब में ज्यादा समय बिता लेते हैं, सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता है। बट मैं अपील करूंगा कि पेरेंट्स जितना ज्यादा हो सके इसको अपने एक राइट के रूप में, एक हक के रूप में ले, और आपकी जितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा, जितना ज्यादा आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगा, उतना ही आपका बच्चा या देश भी आगे जाएगा। थैंक यू सो मच सर। लेकिन जब पेरेंट्स के साथ अगर बच्चों को जो एनजीओ या स्पेशल स्कूल या नॉर्मल स्कूल, फॉर्मल स्कूल, कोई भी स्कूल जब बच्चों को अच्छी गाइडलाइन दे सकता है तो सबसे पहले उनके पेरेंट्स को वहां पर एक सेशन देना चाहिए जिससे कि उनका माइंड सेट हो, वो एग्री करे, वो एक्सेप्ट करे कि हमें अपने बच्चों को यहाँ 1 घंटे की थेरेपी से किसी का बच्चा कहीं भी ठीक नहीं होता। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ पर क्या हो रहा है,
लेकिन अगर बच्चे को सेशन दिया जा रहा है कहीं पर या स्कूल में कोई भी स्टडी उसको कराई जा रही है स्पेशल बच्चों को, तो सबसे पहले उनके पेरेंट्स में भी मदर, जो कि बच्चा 24 घंटे मदर की निगरानी में रहता है, तो मदर को 1 घंटा, आधा घंटा या 30 मिनट का सेशन उसको जरूर दें, उसको क्लियर कराए आपके बच्चे को क्या प्रॉब्लम है और आप अपने बच्चे को कैसे गाइड कर सकते हैं, सो दैट वो अपने बच्चे को आगे अच्छे से डेवलप कर सके। बहुत ही अच्छा आपने कहा मैम। मैं इतना बताना चाहूंगा कि मोस्टली जो भी सिस्टम प्लान होते हैं, अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर प्रोफेशनली वो काम कर रहे हैं तो उनके पास ये सारा सिस्टम होता है। तो अगर आपको अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं मिला है या अभी तक उस सिस्टम में आप नहीं आ पाई हैं, तो प्लीज़ आप हमारे टीम से बात कीजिए, वो ज़रूर आपको कहीं ना कहीं अच्छा रास्ता दिखाएगा और अच्छे तरीके से आपका गाइडेंस करेगा। हिमांशु दास सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा लास्ट में आपसे कि मुझे लगता है कि अगर मैं देखूं पूरे संस्था में जो एडवाइस है, those who are interested in the working for the rehabilitation sector, जो अभी तक आए नहीं है इस सेक्टर में लेकिन वो काम करना चाहते हैं, रिहेबिलिटेशन सेक्टर में वो आना चाहते हैं, और दे नीड आई थिंक स्ट्रॉन्ग स्टडी एंड वर्क एथिक्स कि वो जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में भी पूरा समझ लें। वी हैव सीन कि जो मोस्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स है डू नॉट वर्क फॉर मनी। जैसे हम लोग, मैं जब आया था तो मैं कभी पैसे के लिए नहीं सोचा था कि रिहैब सेक्टर में आऊंगा देन आई विल अर्न लॉट ऑफ मनी और फिर बहुत सारा चीज होगा, बट यस रिवॉर्ड्स में क्या मिलता है वो इम्पोर्टेंट है। लोग अगर आपके काम को प्रेज करते हैं या फिर आगे जाते हैं या फिर आप उस काम को एंजॉय करते हैं तो वो आपके लिए रिवॉर्ड्स है, वो आपके लिए सेटिस्फेक्शन है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो भी व्यक्ति अगर इस सेक्टर में आना चाहते हैं तो उसको कैसे इक्विप्ड होना चाहिए, कैसे कमिटेड होना चाहिए टू द लाइफ लॉन्ग, ये जो सेक्टर है दिस इज फॉर द लाइफ लॉन्ग लर्निंग सेक्टर, और ये सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होनी चाहिए कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, किस तरह से काम करना है। तो जो भी इस सेक्टर में आना चाहते हैं थोड़ा सा उनके लिए हम गाइडेंस चाहेंगे कि वो कैसे एंजॉय करे, कि हेल्पिंग टू द अदर पीपल, हेल्पिंग टू द नीडी पीपल को एंजॉय करना वो कैसे करे, उसका पैशन या फिर जो उसका एक स्ट्रांग बिलीफ है कि वो अगर कहीं भी किसी भी बैकग्राउंड से वो आ रहे हैं इस सेक्टर में काम करने के लिए तो अपने बिलीफ के साथ कैसे काम करे। और मैं देखा हूँ कि ये जो सेक्टर है काफी अच्छा सेक्टर है, लोगों को आप केयर कर सकते हैं, लोग केयर करने के बाद आपको खुशी मिलेगी, और अगर एज ए यंग प्रोफेशनल आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका एक कंटिन्यूअस ग्रोथ भी होगा। तो मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा हिमांशु दास सर, कुछ नए प्रोफेशनल्स के बारे में कुछ बताइए जो अगर इस सेक्टर में आना चाहें। मेरा तो एडवाइस, शॉर्ट एडवाइस यही होगा, जितने भी यंगस्टर्स हैं अगर नॉर्मल स्कूलों में, जनरल स्कूलों में, उनके लिए हम लोग क्लास 10-12 में उनके लिए एक्चुअली कैरियर डेवलपमेंट की प्रोविजन है, काउंसलिंग का प्रोविजन है, कैरियर काउंसलिंग का। अनफॉर्चुनेटली इसको बहुत लाइटली लिया जाता है हमारे देश में। पेरेंट्स को लगता है कि हमें सब कुछ पता, टीचरों को लगता है हमें सब कुछ पता, बच्चों को लगता है उन दोनों से भी हमें ज्यादा पता। वेरी ट्रू। तो लेकिन ये बात को सीरियसली लेना चाहिए। अच्छे कंट्रीज में, अच्छे स्कूलों में इसके ऊपर बहुत से क्लासेस लगती है बच्चों का एप्टीट्यूड एंड कैरियर डेवलपमेंट। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, बच्चे भी विदेशों में भी और हमारे कुछ अच्छे स्कूलों में बच्चों का मैंने देखा है एम्पैथी डेवलपमेंट एंड कैरियर स्टडीज के लिए बच्चे क्लास 10 के बाद इंटर्नशिप के रूप में या एक्सपोजर के रूप में संस्था विजिट करते हैं। वो एक चीज हमारे देश में लैकिंग है। हम लोग संस्था विजिट नहीं करते हैं। अलग अलग एरियाज, मान लीजिए चाहे एग्रीकल्चर हो, वेटनरी हो, फॉरेस्ट्री हो, फिशरी हो, मेडिकल साइंस हो, नर्सिंग हो, डेंटिस्ट्री हो, रिहेबिलिटेशन साइंस हो, वी मस्ट विजिट सच इंस्टीट्यूशन। 1-2 दिन के लिए हमें विजिट करना चाहिए, स्कूल की तरफ से हो या इंडिविजुअल की तरफ से हो, और लोगों के साथ मिलना चाहिए। लोगों के साथ जब मिलेंगे, जैसे आलोक जी आपके वहाँ आएंगे, यू हैव सो मेनी टीचर्स, उनको एज ए मेंटर हम ले सकते हैं। उनके अंदर 2-2, 3-3 दिन हम रहे और उनके अंदर हम 2-3 दिन इंटर्नशिप करें, एज ए मेंटर हम स्टडी करें। तो उससे क्या होता है कि आपका एप्टीट्यूड की आपको जानकारी होती है, आपका एम्पैथेटिक सिस्टम की आपको जानकारी होती है, और ग्रासरूट लेवल में एक्चुअली क्या है वो फील्ड, उसके बारे में जानकारी होती है। दैट कैन हेल्प पीपल टू डिसाइड द पर्टिकुलर कोर्स और पर्टिकुलर कैरियर। थैंक यू आलोक जी। थैंक यू। एंड वी हैव एक क्वेश्चन तो नहीं है, यस, ये एक सलाह है कि करियर काउंसलिंग के बारे में। तो मैं मनु अरोड़ा जी, मैं आपको कहूँगा कि यस, आप मनोविकास में या कहीं भी किसी भी कैरियर काउंसलिंग सेंटर्स में जा सकते हैं।
आप किसी भी उम्र में करियर काउंसलिंग हो सकती है। आपका तो अगर बच्चा 23 साल का है तो बहुत अभी स्कोप है वहां पर, लेकिन किसी भी उम्र में कहीं भी हम अगर करियर काउंसलिंग के बारे में जानना चाहें, करना चाहें तो हो सकता है। वी कैन हेल्प यू, यू कैन contact our team. Rehabilitation professional is meant service for providing pleasant for other service for earning. मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने जो कहा है रविंद्र जी, ये मैं ये सोच के कहा है, मैं अपना पर्सनल एग्जांपल सोच के कहा है कि ठीक है ये प्लीजेंट है। अगर मुझे बहुत कोई चीज सेल्फ सेटिस्फेक्शन देता है तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी है, इंस्टेड ऑफ कि हम बहुत सारा पैसे भी कमा लें और जहां पर हमें खुशी ना मिले। तो नाउ आई विल go to the next part of our program. I would like to tell our audience कि हमारे पास हर वेंसडे को, हर बुधवार को एक गुड प्रैक्टिसेस पर मशवरा हम लोग करते हैं। तो आप उसमें अगर कोई अच्छा केयर का काम कर रहे हैं, या एजुकेशन का काम कर रहे हैं, या फिर आप वकालत कर रहे हैं, एज ए पेरेंट्स हैं, एज ए पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, एडवोकेसी कर रहे हैं, तो आप जरूर आप उसके लिए अप्लाई कीजिए हमारे वेबसाइट पे। और जो हमारी मशवरा टीम है वो आपको अच्छे से जो इफेक्टिव और इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशन आपका कैसे होगा, हम आपको जरूर सहयोग करेंगे वहां पर। वी आर कमिंग अगेन ऑन सैटरडे, वेडनेसडे, October 7 at 3 PM with a new topic on good practice of self advocacy. आप वहां पर देखेंगे कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैसे अपनी वो सेल्फ एडवोकेसी करके आगे बढ़े हैं। जरूर आप हमारे पास आइए। और मैंने जैसे अनाउंस किया था, ऑन October 14 2020 वी आर सेलिब्रेटिंग द गोल्डन जुबली एपिसोड ऑफ मशवरा। हिमांशु दास सर, आपको स्पेशल इनविटेशन अभी से है कि 14 अक्टूबर को प्लीज आप हमारे साथ रहेंगे गोल्डन जुबली एपिसोड में, क्योंकि शुरुआती दौर में मशवरा में आपका बहुत सारा सहयोग है कि हाउ टू स्टार्ट, व्हाट टू डू, वन ऑफ द पिलर आप कहें कि मशवरा के हैं। और आप पे बहुत सारे क्विज भी, हम लोग जब मशवरा पे क्विज डिजाइन करना चाहे तो आपके सेशन से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस थे जो कि क्विज में भी है। तो मैं लोगों को थोड़ा क्लू भी दे रहा हूं। तो जो आप अगर हमारे पास मशवरा के गोल्डन जुबली एपिसोड में ज्वाइन करते हैं तो यू कैन एंजॉय, वी आर गिविंग अबाउट 500 गिफ्ट्स एंड प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट्स ऑन आवर मशवरा गोल्डन जुबली एपिसोड। तो हमारा जो पहला कैटेगरी है उसमें है क्विज फॉर मशवरा गोल्डन जुबली एपिसोड, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मशवरा अवार्ड्स है जिसमें कि अगर आपने 40 मिनिमम कम से कम 40 एपिसोड में, 40 एपिसोड्स में पार्टिसिपेट किया है तो देन यू कैन गेट द अवार्ड। इफ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन 30 एपिसोड देन यू कैन गेट द मशवरा एफिलिएट अवार्ड। देन यू कैन, इफ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन द मिनिमम एटलीस्ट 20 एपिसोड्स तो आपको एक अलग से रिकॉग्निशन मिलेगा। तो आप इस तरह से बहुत सारे हमारे अवार्ड्स हैं उसमें भी आ सकते हैं। मशवरा वॉलंटियर्स अवार्ड, जितने हमारे वॉलंटियर्स हैं, इफ यू हैव शेयर्ड आवर मीडिया सोर्सेस, जो हमारे फेसबुक पे अगर हमारा जो आज के सेशन का या जो भी सेशंस है, अगर आप उसको अपने मीडिया पोस्ट पे शेयर करते हैं, अपने नाम पे शेयर करते हैं, अपने प्रोफाइल पे शेयर करते हैं, अपने ग्रुप में शेयर करते हैं, तो भी हम आपको एज ए वॉलंटियर मानते हैं। अगर आप हमारे पास मशवरा टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कुछ बहुत सारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, तो तब भी हम आपको वॉलंटियर मानते हैं। वी विल रिकॉग्नाइज सच वॉलंटियर्स। तो आप जरूर हमें फॉर्म में भरिए और हम लोग October 7 को फिर से मिल रहे हैं नए विषय के साथ। सो नाउ आई विल गो टू डॉक्टर जेसी गुप्ता सर, प्लीज सर। सर एक बात जो मैं कहना चाहूंगा जी, कि जिस प्रकार किसान अपने लहलाते हुए खेतों को देखकर प्रसन्न होता है, माता पिता और अध्यापक जब उनके बच्चे एक्सेल करते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। अभी एक बात आई थी ना कि भाई अगर मैंने अपने जीवन में जितना भी मेरी सर्विस रही, उस जीवन में अगर मैंने एक बच्चे को भी उसके मुकाम तक पहुंचा दिया तो दैट इज अ ग्रेट थिंग। आई एम विद माय कॉलर्स अप। तो प्रोफेशनल्स का ये होना चाहिए कि निष्काम भाव से बच्चों की सेवा करो और जो उनकी पोटेंशियल्स हैं, उन पोटेंशियल्स तक जो उनकी क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को निखार करके सामने लाओ। एक बात तो ये है। और जो अभी हिमांशु जी ने इतनी सारी बातें कह दी हैं, इतने सारे कैरियर्स हमारे को बता दिए हैं, कि मेरा यहाँ पर एक ही डाउट रहता है कि बीएड जनरल एजुकेशन के अंदर डिसेबिलिटी रिलेटेड सब्जेक्ट्स रखे गए,
डाइट में डिसेबिलिटी रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं जो डिप्लोमा का प्रोग्राम है, मगर कोई भी छात्र उन सब्जेक्ट्स को ऑप्ट नहीं करता, ऑप्शनल है। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो कहते हैं, जब ऑप्शन करता है तो कहता है हमारे यहाँ पढ़ाने वाले ही नहीं है। तो हमारे यहाँ जो भी अभी कैरियर्स हैं उन्हीं के अच्छे प्रोफेशनल्स नहीं हैं। तो मेरा एक ही डाउट रहता है कि जो इतने सारे जो भी 25 चीजें हमारे को हिमांशु जी ने बताई, क्या इसके लिए हमारे पास में ट्रेन प्रोफेशनल्स होंगे, मास्टर ट्रेनर्स होंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू डिजाइन प्रोग्राम्स फॉर मास्टर ट्रेनर्स इन दिस एरियाज। हिमांशु जी मेरे से एग्री करेंगे कि हमारे को मास्टर ट्रेनर्स इस एरिया के अंदर लाने पड़ेंगे और तब हम इन आगे कोर्सेज को आगे बढ़ा सकते हैं। मगर हेड्स ऑफ टू मिस्टर हिमांशु, डॉक्टर हिमांशु के, उन्होंने इतने सारे एरियाज, नियरली 25 एरियाज विच आर एमर्जिंग एरियाज और रियली एमर्जिंग एरियाज हैं, उनको हमारे सामने प्रकाशित किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। वी हैव द क्वेश्चन कि आपका ब्रांच कोई कोलकाता में है या नहीं। वी डोंट हैव, मनोविकास का ब्रांच कोलकाता में नहीं है, बट कोलकाता में एक मनोविकास के नाम से संस्था है। उसके बाद बहुत ही अच्छा रहा सेशन सर, हिमांशु सेशन सर, आपके जो के लिए जो प्रेज है वो बहुत ही अच्छा है। somebody has asked the मनोविकास ई ज्ञानशाला का आईडी एंड पासवर्ड। I'll tell you, ई ज्ञानशाला का आईडी एंड पासवर्ड हम लोग जब तक आपसे पीसीपी नहीं करते हैं, पर्सन सेंटर्ड प्लानिंग नहीं करते हैं कि किस बच्चे को किस तरह के प्रोग्राम में जाना चाहिए, क्या कोर्स सिलेक्शन होना चाहिए, जो आज अभी 2-3 पेरेंट्स ने जिस बात को हाईलाइट किया कि बिना जाने समझे, बिना हम एक प्रॉपर गाइडेंस के, बिना एक प्रॉपर काउंसलिंग के हम आपके लिए कोर्स डिजाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जब हम पर्सन सेंटर प्लानिंग करते हैं, पीसीपी करते हैं, तभी हम उस बच्चे को पर्टिकुलर कोर्स का आईडी और पासवर्ड देते हैं। तो आप वहां पर जा सकते हैं, वहां पर हमारे टीम से बात कर सकते हैं। वेयर विल बी गेट द फॉर्म टू पार्टिसिपेट एक्टिविटीज ऑफ मशवरा ऑफ मनवान। मैं आपको कहता हूँ मशवरा MASHAVARA mashwara.live mashwara.live पर आप ये वेबसाइट है हमारा, उस पे आप जाएं तो आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि आप कैसे कहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ द टाइम इज फॉर फाइनल रिमार्क्स। यू वांट टू से समथिंग सर? मैं अलग जी खास कुछ नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बस 2 अनुरोध हैं। एक तो पहला अनुरोध, माता पिता जो है वो, मैं मानता हूं कि आपको अच्छे प्रोफेशनल्स नहीं मिले हैं, आपको अच्छी सेवा नहीं मिले हैं, आपके बच्चे के साथ ठीक नहीं हो रहा है जो भी हो रहा है इस देश में। लेकिन थोड़ा सा मैं फिर भी आप लोगों को अनुरोध करना चाहूंगा, आपके जो दूसरे बच्चे हैं, सिबलिंग्स हैं और आपके रिश्तेदार है, सबको आप एनकरेज करें डिसेबिलिटी सेक्टर में, रिहेबिलिटेशन सेक्टर में वो काम करे, वो पढ़ाई करे। दिस इज प्राइमरी एडवाइस। दूसरों के ऊपर हम उम्मीद करने से अच्छा ये होगा कि आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, इस फील्ड में पढ़ने दे। डॉक्टर इंजीनियर से अच्छा फील्ड है ये, अच्छा बन सकते हैं, अच्छा सेवा कर सकते हैं। दूसरा, किसी ने पूछा था MSW टीस वाला डिस्टेंस मोड में या पार्ट टाइम में है क्या? नहीं है, दे आर ऑलवेज रेगुलर प्रोग्राम। RCI की जितने रिकॉग्नाइज प्रोग्राम है एक्सेप्ट BEd स्पेशल एजुकेशन, बाकी सारे रेगुलर प्रोग्राम है। पुनः मैं आलोक जी को, इंदिरा जी को, गुप्ता सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। Thank you. Thank you. So it is my pleasure to extend my heartfelt thanks on this 47.0 episode of Mashwara. On behalf of Mashwara team and Manovikas family and entire fraternity of institution, first of all, I extend my most sincere thanks to Almighty God, and on my own behalf, I extend my heartfelt thanks to expert Dr. Himanshu Das sir. Himanshu Dada, it's a great you are sparing the time for us, and आप इतने busy schedule है आपका, मुझे पता है, but if I request you for Mashwara, you always have been blessed us, you have been given the new direction, so thank you very much for your informative address and gracing the Mashwara occasion and sharing your thoughtful opinions, thoughtful guidance for our audience and all. I must mention the deepest sense of appreciation for our JC Gupta sir. Thank you very much for coming here and giving the guidance, and thank you. And I have seen that Dr. निमेश जी देसाई सर तो आए नहीं थे, so thank you very much. निमेश देसाई सर का भी बहुत बड़ा योगदान है, and big thanks to our volunteers Adya, Namo Narayan, Amjad and
Shreyans and all, volunteering your efforts is very good. So I extend thanks to all my staff members, their enormous cooperation and organizing this episode of Mashwara. Rakhi for sign language interpretation. Now today, Prakhar, he was doing the Facebook live. I think it went well. Facebook live bhi acha gaya hoga. Indra helping for the Zoom controlling, Nistha for writing the script and contacting all the programs, DJ, Sangeeta madam, Ruby madam, thank you all for backing us, and entire Manovikas family. We salute everyone for your dedication. Finally, the wonderful guests and participants, your active participation with such a great affiliation with Mashwara is very much incredible. So thank you very much for your active participation. Thanks a lot to everyone, those who has directly or indirectly involved in this program. So thank you very much. आप सभी को धन्यवाद इस मशवरा एपिसोड में मेजबानी करने के लिए, विशेष तौर से हमारे डॉक्टर हिमांशु दास सर को। दादा थैंक यू वेरी मच, प्रणाम आपको, धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और हमारे गुप्ता सर को, सभी को धन्यवाद। अंत में सभी मेहमान, सभी प्रतिभागी की सक्रिय भागीदारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। मशवरा का फॉर्म नहीं खुल रहा ना, हम तो जान के